उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं काफ़ी शाय था, और आखिरी सेमेस्टर्स में काफ़ी मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। मेरे इस तरह के दोस्त थे जो मुझे मुख्तलिफ़ इस तरह के कामों में इन्वॉल्व करते रहते थे जहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिलता था, तो वो झिझक तो ख़त्म हो गई थी। और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक रेडियो स्टेशन से, तो मैंने वहाँ पे कुछ अर्सा प्रोग्राम्स किए, प्रैक्टिस की, पहले 2-3 महीने, और फिर प्रोग्राम्स किए। तो मेरा वहाँ से बड़ा कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो बेहतर हुआ, और लोगों के साथ बात करने का, उनसे सवाल पूछकर मतलब अखज़ करने का स्किल डेवलप हुआ, जिसने मुझे आज तक हेल्प की। ये मेरा मेजर स्किल है जो मुझे आज तक हेल्प कर रहा है। फिर जब जो जॉब पहली थी वो टेक्नोलॉजी वाली थी। अब उसमें मेरे ऑफिस में बहुत से लोग थे, करीबन 25 लोग थे, लेकिन मैं वो वाहिद बंदा था जो रात को 10 बजे के बाद सिलिकॉन वैली के जो हमारी फाउंडिंग टीम थी, जो वहाँ पे बंदा बैठता था, उसको मैं रिपोर्ट करता था। हालांकि आई वाज द मोस्ट जूनियर गाय इन दैट टीम एज़ पर एज, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से मैं वो वाहिद बंदा था जो रात के 10 बजे वो वाली मीटिंग करता था और मैं स्टेटस अपडेट्स देता था। तो वहाँ से मेरी अंग्रेज़ी बेहतर हुई, लहजा बेहतर हुआ, सब कुछ बेहतर हुआ, और उस रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करने का स्किल डेवलप हुआ। आपका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है या आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं टू एम्पावर अदर्स पीपल, नॉट ओनली अबाउट द टेक बट आप सोसाइटी के अंदर भी। और आप एक और चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ कर रहे हैं, जो आप स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, और अगेन वही डॉट्स अब मुझे कनेक्ट हो रहे हैं ना कि आपका बैकग्राउंड और सारी चीज़ें, कि आप हम्बल रहते हुए, कॉमेडी का फ्लेवर लाते हुए, ठीक है, और स्टोरी टेलिंग से लोगों को वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। Why did you want to empower the people जो खुद अपने आप को एम्पावर नहीं करना चाह रहे? इसके बाद मैंने जब जो फ्रीलांसिंग उसके साथ साथ मैं कर रहा था ना, उसमें जब मैं बेचता था तो मैं उस ज़माने में भी 10 से 15 गुना ज़्यादा प्राइस पे वही चीज़ बेच देता था जो कि आम मार्केट में लोग कम प्राइस पे बेच रहे थे, जस्ट बिकॉज मैं अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेता था, जस्ट बिकॉज मैं उनसे कम्युनिकेट अच्छा कर लेता था, और जस्ट बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा था जो उनको नज़र आता था कि यार ये जो बंदा है, ही इज़ समथिंग, ही इज़ गोइंग प्लेसेस। इवन दो मैं एक छोटे टाउन से आया हुआ बंदा था, लेकिन इन जस्ट चंद स्किल्स की वजह से, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से, वो लोग समझते थे कि यही हमारा ये बंदा जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसी बात को ना एक दूसरे एंगल से लेके आते हैं जो इस माइंडसेट को नहीं समझते। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यार कंपनी मुझे लेट्स अज्यूम कि $1000 दे दी है और मैं तो कंपनी को $10,000 का बिजनेस ला के दे रहा हूँ, यार ये तो मुझे सही नहीं पे कर रही है, या मेरी पे ज़्यादा होनी चाहिए, और या मैं अपना बिजनेस खुद कर लेता हूँ, ठीक है कि जी $10,000 मेरी जेब में। उनके लिए क्या कहते हैं? फिर क्लाइंट्स जब मुझसे पूछते थे कि अपना काम दिखाओ, तो मेरे पास सारा पोर्टफोलियो होता था। मैं कहता था ये ले, और उस मैंने कभी भी अपना सारा पोर्टफोलियो कभी किसी को नहीं दिखाया। जब वो पूछते थे कि इससे रेलेवेंट काम दिखाओ, तो मैं कहता था ये लें जी, ये मेरा सबसे अच्छा काम है, और वो ईजिली सेल हो जाता था। वो फ्री का किया हुआ काम जो मैंने मुफ्त में बना के एक चीज़ रखी हुई है, वो मेरा लाखों में सेल हो जाता था। तो वो मेरा नॉलेज जो है इमीडिएटली सेल हो रहा होता था, जो मैं नई चीज़ें सीखता था। फहद को अपने आप को अगर एक एडवाइस देना हो तो क्या दें? Welcome to another episode of Roadmapper Podcast. This episode is sponsored by eHost PK. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ उन एक्सपर्ट्स को बुलाऊँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, और हम जान सकें कि उनका रोड मैप क्या रहा, और ख़ास तौर पर ये जानें कि उनकी लाइफ में, उनके रोड मैप में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस क्या है, और आपको हेल्प आउट किया जा सके आपका अपना रोड मैप बनाने में, और आपको हेल्प आउट किया जाए अपने गोल को अचीव करने में। सो आज जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, उनका टेक का बैकग्राउंड है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वर्डप्रेस एक्सपर्ट भी हैं, और बहुत डीप जो है ना वो चीज़ों में कमांड रखते हैं, और कहाँ और कैसे जर्नी स्टार्ट हुई वो सारी चीज़ें जानेंगे, और आपको कोशिश करेंगे, हेल्प आउट करेंगे कि जनाब अगर आप भी टेक साइड में मूव करना चाहते हैं तो किस तरीके से अपना रोड मैप एक बिल्डअप करें। तो पहले उनको वेलकम करते हैं और फिर हम आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। फहद भाई की एनर्जी, अच्छा वैसे तो सारी गेस्ट की हैं, लेकिन फहद भाई की जो एक एनर्जी है ना, जो पॉजिटिव ऑरा है उनका, तो वो बड़ा मुझे इंस्पायर करता है, और होपफुली आप तक भी वो कन्वे होगा।
फ़ाद भाई, पहला तो सीधा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम ऑडियंस से आपकी कनेक्शन बिल्डअप करवा दें ताकि इनको आपकी बातें समझ आएँ। तो पहले तो ये अपडेट करें व्हाट यू आर करंटली डूइंग और फिर हम पीछे से लेके जर्नी आएंगे। जी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस वक्त मैं बहुत सी मुख्तलिफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा हूँ। और जैसा कि उन्होंने तज़किरा किया कि मैं एक वर्डप्रेस एक्सपर्ट भी हूँ, तो उस इंडस्ट्री में भी काफ़ी हद तक काम करता हूँ और उसमें दुनिया के टॉप 1% डेवलपर्स में से भी आता हूँ। सो मुझे मौका मिलता रहता है बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का और दुनिया में अपनी फील्ड के अंदर जो भी माहिर लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करने का। हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड का एक बड़ा कमाल ये है कि मैं इसे एक सपोर्टिंग प्रोफेशन समझता हूँ और आप किसी भी इंडस्ट्री के बंदे के साथ मिलकर काम करते हैं और उसको उसके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने में मदद देते हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस काम में कि मैं टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों के सॉल्व करता हूँ। सही है। फ़ाद भाई, थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड लेके आते हैं। हाउ यू स्टेप इनटू दिस डिजिटल वर्ल्ड और ये वर्डप्रेस, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है या डेवलपमेंट है, ये कैसे आना हुआ इस सारी फील्ड तक? अच्छा, ये इस तरह से था कि मुझे बचपन से कंप्यूटर्स में बड़ा इंटरेस्ट था। मैं देखता था, और इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ, मैं देखता था स्पेस स्टेशन मीर होता था जो रशियंस ने भिजवाया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले की चीज़ थी वो, जिसको बाद में उन्होंने मदार से निकाल दिया था जो कि ज़मीन के ऊपर वो फ़ज़ा में उड़ा था जहाँ पे खला में, और बाद में उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जिसको मुख्तलिफ़ कौमों ने मिल के बनाया। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती थी वो वायरलेस कम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स, इसका बड़ा कमाल था वहाँ पे। और मतलब आपको पता है कि स्पेस की जर्नी में कंप्यूटर्स का बड़ा किरदार था। वो प्लॉट मैप करना जिसके थ्रू हम लोगों ने अपोलो के मिशन को भिजवाया आसमान पे और फिर वो उतरा चांद पे। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये बड़ी केयरफुली कैलकुलेटेड चीज़ें थी और इसको बड़े स्मार्ट किस्म के इंजीनियर्स ने हज़ारों लाखों लाइंस ऑफ कोड लिख कर इम्प्लीमेंट किया था और फिर ये मुमकिन हो पाया कि इंसान चांद पे उतरे। तो ये अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, रॉकेट साइंस है, जिसको कंप्यूटर्स की मदद से सॉल्व किया गया और इंसानों की एक बड़ी एस्पिरेशन थी कि जी हम चांद पे जाएं, उसको सॉल्व किया गया। तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ था। फिर एक मार्स पे मिशन भिजवाया गया था आज से 30-40 साल पहले, 70s या 80s की बात है। सो मुझे इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था और इनमें जो एक कॉमन चीज़ होती थी ना इस सब टेक्नोलॉजी में, वो कंप्यूटर्स होते थे और फिर उनके पीछे वो लोग जो कि इनको बनाते थे, इन सिस्टम्स को, हार्डवेयर बेस्ड, और वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ये सब कुछ प्रॉपर्ली चल रहा होता था। तो मुझे यहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ था। अच्छा, और फिर तेरी बात करो, इधर ही मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। ये हम जब बात कर रहे हैं तो आज से 20-25-30 साल पहले, ये तकरीबन 30 साल से पहले की बात है। तो वहाँ पे ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुँच पा रही थी? बड़ा आसान था। देखिए जी, मेरे ख्याल से आजकल डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस कम थी, नॉलेज बेस्ड जो डिस्ट्रैक्शंस थी। और कोई भी मतलब एवरेज पढ़ी लिखी फैमिली है जिसके अंदर 2-3 बंदे अच्छे पढ़े लिखे हैं और उन्होंने दुनिया का सफ़र किया है, तो वो बड़ी आसानी से बच्चों को बताते थे। और मेरे जो दादा थे वो BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका वो रेडियो पे सुनते थे और रात को हम लोग जब टीवी देखते थे 8 से 9 बजे का जो टीवी शो सब पूरा पाकिस्तान देखता था PTV के ऊपर, तो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान और BBC की सर्विस और वॉइस ऑफ अमेरिका, इन पे बड़े नॉलेजेबल किस्म के प्रोग्राम्स चला करते थे। इन पे पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं होती थी। आजकल प्राइम टाइम के ऊपर पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, उस वक्त साइंस के प्रोग्राम लगा करते थे जिसमें टीवी के ऊपर, हमारे PTV के ऊपर साइंटिस्ट बैठ के बच्चों को साइंस के बारे में बताते थे। आई नो कि ये बड़ी अजीब सी बात दिखती है आजकल के मुआशरे में कि जी साइंटिस्ट बैठ के टीवी के ऊपर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइम टाइम में यही होता था। बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े साइंटिस्ट आके ये बताते थे। सो इस चीज़ के बाद जो इम्प्रूवमेंट आई है, मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट नहीं आई, हमारे प्राइम टाइम के ऊपर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। सो उस वक्त साइंस बड़ी आम सी चीज़ थी, टीचर्स भी बड़े साइंटिफिक नॉलेज वाले लोग होते थे और पूरा जो मुआशरा था 70s-80s का वो साइंस दोस्त था। उस वक्त कोई फालतू की बातें डिस्कस नहीं की जाती थी, ये डिस्कस किया जाता था कि कहाँ से हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वो चाहे साइंस से आ रही है, वो चाहे रिलीजन से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, उसको लाया जाता था। तो आई थिंक बड़ी प्रोग्रेसिव नेशन थे हम उस वक्त।
सो मेरे ख्याल से इट केम नेचुरली टू एनी वन हु वॉज बोर्न इन 80s कि एक साइंटिफिक किड होना जो कि, और फ़र्ज़ करें कि अगर वो गांव में रहता है तो इवन बेटर, बिकॉज उसके पास मज़ीद डिस्ट्रैक्शंस कम हैं खेलने कूदने की या इस तरह की, जिनमें वो पढ़ के साइंस से दूर हो जाए। तो मैं वो प्रोग्राम सुनता था और टीवी पे एक ख़बरनामे के आखिर में 5 मिनट की न्यूज़ लगा करती थी इसकी साइंस के बारे में, और कभी वो कारोबारी न्यूज़ होती थी और कभी वो साइंस की होती थी। तो मैं रोज़ इंतज़ार करता था और मेरी आंखें बंद हो रही होती थी 9:25 PM, लेकिन मैं इंतज़ार करता था कि आज साइंस की न्यूज़ लगेगी तो हम ये देखेंगे। उसमें पता चलता था जापान में क्या हो रहा था, चाइना में क्या, चाइना तो खैर उस वक्त इतना टॉप पे नहीं था, लेकिन जापान में क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, और तो वो बताते थे और हम लोग हैरान होते थे कि भाई मतलब ये क्या दुनिया है। और अगेन उन सब में ना जो एक कॉमन थीम थी वो यही थी, टेक्नोलॉजी। और इसमें वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर समझ में आना शुरू हुआ कि ये चीज़ तो बड़ी कमाल है, इसको अगर समझ लिया जाए। और इसमें फिर ये समझ आई कि मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और इसके अलावा केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, ये सब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और हमारे यहाँ ज़ाहिर बात है मैट्रिक के अंदर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, गरचे वो भी अच्छी थी, लेकिन फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट था इसी वजह से कि इसका ताल्लुक़ जो है ये इन चीज़ों के साथ है। और अगेन केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ये सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो बैटरीज़ में इस्तेमाल होते हैं, जो सिलिकॉन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, दैट्स ऑल केमिस्ट्री। सो इन चीज़ों में नेचुरली इंटरेस्ट था, लेकिन माहौल भी इस तरह का था, घर का भी और आसपास का भी, जिसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती थी। बुक्स आती थी, तरह तरह की बुक्स ख़रीद के दी जाती थी, और टीवी पे भी इस तरह की, इवन मेरे वालिद के पास वो होती थी VHS टेप्स होती थी, जो कि दूसरे मुल्कों से भी हमारे कज़न्स लेकर आते थे। और मुझे याद है कि हमारी कज़न है, वो अक्सर दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करने के लिए जाती थी, तो वो एक उनके पास हैंडी कैम था, उससे वो वीडियोस बना लेती थी। जब वो वापस आती थी तो उसी हैंडी कैम को कनेक्ट कर देते थे हम VCR के साथ, और हम देखते थे कि बाकी दुनिया कैसी है। सो इस तरह से बड़ा हमारा, एक तो आपका क्यूरियोसिटी भी थी और एक तो ड्राइव बन गई थी, और साथ साथ वो एनवायरनमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही थी कि उसमें नर्चर करने के। एग्जैक्टली ओके, वहाँ से माइंडसेट बना, फिर आगे। फिर जी मैं 94 में गया था पहली दफ़ा पाकिस्तान के एक दूसरे कोने में, कराची। तो वहाँ पे बड़ा ट्रेंड था उस ज़माने में कंप्यूटर्स के स्किल्स को सीखने का, और हर जो निस्बतन इंटेलिजेंट लड़का था या जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर्स सीख रहा था। उस ज़माने में डेटाबेसेस थे जिनका नाम फॉक्स प्रो और इस तरह की सॉफ्टवेयर थे, तो मेरे कज़न्स भी कर रहे थे, और वो बड़े बड़े लंबे साइज़ के प्रिंट होते थे जो प्रिंटर से निकला करते थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। तो वहाँ से मज़ीद शौक डेवलप हुआ, और फिर जब मैं वापस आया तो आई थिंक ये 92 या 93 की बात है, तो 94 से मैंने ख़ुद भी दाखिला ले लिया था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। और वो बड़े पुराने से कंप्यूटर्स होते थे, 286, 386 कंप्यूटर्स होते थे, 486 भी उस वक्त नहीं आया था, और विंडोज़ भी नहीं थी, वो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर होता था, यूनिक्स सिस्टम्स के ऊपर। तो हम सीखा करते थे कमांड्स के ऊपर टाइप करना, और ये किस तरह से। तो वो वहाँ से इंटरेस्ट था, और वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, लाइक एक टेबल के ऊपर उसका सिस्टम यूनिट आ रहा है, एक के ऊपर मॉनिटर और कीबोर्ड आ रहा है, सो 2 टेबल्स के ऊपर तो वो कंप्यूटर आया करता था। और वो बड़े स्लो थे, बड़े लिमिटेड थे, उनकी कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं था, लोकल एरिया नेटवर्क ज़रूर था, तो हम एक से दूसरे पे मैसेज किस तरह से भिजवाना है, रिसीव किस तरह से करना है। फिर उसके ग्राफिकल टूल्स आए। जब पहली दफ़ा विंडोज़ आई तो मुझे याद है कि आपको विन समथिंग लिख के टाइप करना पड़ता था, और आप कमांड प्रॉम्प्ट से विंडोज़ के ऊपर जाते थे, डायरेक्टली आप विंडोज़ पे नहीं जाया करते थे। फिर उसके अंदर जो बच्चों का फेवरेट टूल होता था पेंट, तो वो उस पर प्ले करते करते छोटा छोटा किसी और सॉफ्टवेयर को ट्राई किया, तीसरे को ट्राई किया। फिर ये समझ में आना शुरू हुई कि ये चीज़ें कोई बना रहा भी है, सो हाउ टू बिल्ड दीज थिंग्स। तो वो पता चला कि वो तो आप पहले छोटी छोटी लाइनों से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप प्रिंट लिखते हैं और हेलो वर्ल्ड करते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा सीखा कि ये किस तरह से होता है, और कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट करता है, इसके अंदर फाइल्स किस तरह से जनरेट होती हैं, इसका सिस्टम क्या है, इंटरप्ट मैकेनिज़्म क्या होता है। तो ये चीज़ें पढ़ते 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 अब उसमें जो नॉलेज था उसके अंदर बहुत सारे गैप्स थे उस वक्त। जब मैट्रिक में आई थिंक नहीं 8th में थे, तो छुट्टियां हुई, मेरा एक दोस्त था बाहर से, दुबई से, उसके चाचा ने उसको कंप्यूटर भिजवाया। वो था पेंटियम 3 या पेंटियम 4 कंप्यूटर था। अब मेरी तो याशी लग गई, और मैं रोज़ पहुंच जाऊं, घर से खाना भी बना के लेके जाऊं, चीज़ें भी बना के लेके जाऊं, और अपने अब्बू को कहूं कि मुझे उसके घर ड्रॉप कर दें।
तो मैं चला जाता था और मैं क्लास का बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, तो उसके घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। कभी वो टॉप करता था, कभी मैं करता था। सो हम पूरा दिन बैठ के गेम्स भी खेलते थे उसके ऊपर, और मैं कोडिंग की प्रैक्टिस भी करता था। उस वक्त छोटी मोटी जावास्क्रिप्ट, छोटी मोटी HTML, छोटी मोटी जो भी उसके अंदर होती है, उस वक्त CSS नहीं एग्जिस्ट करती थी। सो आपकी बड़ी बेसिक से वेब पेजेस होते थे, उनको कनेक्ट करना, उनके ऊपर एनिमेशंस लगाना, जो बेसिक सी HTML की एनिमेशंस होती थी। तो ये चीज़ें करते 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 वो महीना गुजर गया छुट्टियों का, और उसके बाद दोबारा स्कूल स्टार्ट हो गए, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। अब मैंने जहाँ पे मैं जाता था, किसी भी ओल्ड बुक शॉप पे कहीं पे भी, तो वहाँ पे मुझे कंप्यूटर्स की किताबें मिल जाती थी। तो मैं उनको घर लेके आता था और उनको पढ़ता था और उनके नोट्स बनाता रहता था कि ये काम इस तरह से होगा। जो मेरी इमेजिनेशन में होता था ना कि मैं कंप्यूटर से ये करना चाहता हूँ, तो वो मैं उसके एल्गोरिदम्स बनाता था। मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि इसको एल्गोरिदम कहते हैं जो मैं बनाता हूँ। मुझे नहीं आइडिया था। वो तो जब यूनिवर्सिटी में गए तो पता चला कि ये जो चीज़ें मैं करता हूँ इसको एल्गोरिदम बनाना कहते हैं, तो एक प्रोसेस है उसका। सो ये चीज़ें वहाँ से डेवलप हुई। फिर सारी बात इसी में इंटरेस्ट था, FSC की, तो उसके बाद इसी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। इंजीनियरिंग किस में किया आपने? BS इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था मैंने। सही है। अच्छा, आपने अभी हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था कि अब जो हायरिंग का सिस्टम है आपका, और जहाँ पे आपने इतनी जॉब्स वगैरह सारा सिस्टम बिल्डअप किया, तो नस्ट का जिक्र आया था कि जनाब वहाँ पे एक सिस्टम है और वहाँ क्यों लोग नर्चर करते हैं और सारा कुछ करते हैं। और आपने जिक्र किया कि जब आप मार्केट में गए तो आपके पास वो कमांड नहीं थी कि चीज़ों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर आपने सीखा। तो मैं चाहूँगा उस बात को भी ज़रा सा हम यहाँ पे एम्फसाइज करें कि आई थिंक वन से कनेक्ट होगी। तो यूनिवर्सिटी के दौरान तो मैं फ्रीलांसिंग काफ़ी अर्सा करता रहा। अब फ्रीलांसिंग का एक बड़ा प्रॉब्लम जो है मेरी नज़र में, और उस वक्त भी था, अभी भी है, अभी कम है, पहले ज़्यादा था, कि आप एक ही सिमत में काम कर रहे होते हैं, आपको दुनिया की कोई ख़बर नहीं होती, आपका बड़ा टनल विजन क्रिएट हो जाता है, और आपके नॉलेज में बेशुमार गैप्स होते हैं, बिकॉज आपने एक सिस्टम के अंडर रह के काम नहीं किया हुआ। एक बॉस के अंडर रह के काम नहीं किया। कभी आप किसी के लिए कर रहे हैं फॉर अ गिग, और कभी आप किसी के लिए कर रहे हैं, तो नॉलेज में गैप्स थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में इससे पास आउट हुआ, मैं 4-5 साल तो मेरे फ्रीलांसिंग ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन जब मैं जॉब में गया तो जॉब जो थी, मतलब मुझे जॉब्स में लेने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बाकी लोगों का ज़ीरो एक्सपीरियंस था, और मेरा 4-5 साल का फ्रीलांस का इतना एक्सपीरियंस था कि मुझे हाथों हाथ लेते थे लोग। बल्कि एक वक्त में बस 3-3 जॉब ऑफर्स होती थी, और जॉब में मैं चला गया। लेकिन जहाँ पे मैंने फ़र्क फ़ील किया ना, वो ये था कि चले मैं तो एक्सपीरियंस से आया था और मैंने चीज़ें सीखी थी खुद और प्रैक्टिस की थी, लेकिन नॉलेज में गैप्स थे। जबकि जो लड़का हमारे साथ फास्ट से आया, अब वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में उन्होंने पढ़ा था, Tier 1 यूनिवर्सिटी थी, और वो खुद भी स्मार्ट था, प्लस वो एक सिस्टम से आया था जिसके अंदर एक बूट कैंप की तरह उन्हें 4 साल तक तैयार किया जाता है एज ए प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें उनको वो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं जो कि मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं। दैट मीन्स दे आर रेडी टू सर्व एनी मार्केट, एनी वर्ल्ड क्लास मार्केट, जिसमें सिलिकॉन वैली भी है। आप फास्ट का एक नया ग्रेजुएट उठाएं जो कि अच्छा है अपने काम में, और उसको आप इंटरव्यू दिलाएं किसी टॉप टियर कंपनी में, बाहर की कंपनी में, तो देयर इज़ ए गुड चांस कि वो पास कर लेगा उस इंटरव्यू प्रोसेस को, और उसका करियर उस जगह से स्टार्ट होगा जहाँ पे हमारे जैसे लोग जो कि एक्सपीरियंस करके आए हैं चीज़ें, और जिन्होंने सीख के किया है, जो एक स्ट्रक्चर से नहीं आए, वो 10 साल में पहुँचते हैं। इस स्ट्रक्चर का होना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने ये सीखा, मैंने कहा अब मुझे मार्केट में जो नया वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया था वो गिट था। मुझे उसको सीखते सीखते प्रॉपर एक्सपीरियंस लेते लेते अरसा लग गया, जबकि वो ऑलरेडी सीख कर आए हुए थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर jQuery जो था वो नया आया था 2007-8 में, और उस वक्त वो टॉप क्लास चीज़ थी, बिल्कुल जिस तरह से अभी रिएक्ट है या एंगुलर थी, तो वो उन लोगों को पहले से आती थी। इसी तरह की 4-5 टेक्नोलॉजीज़ थी जो कि उन लोगों को पहले से आती थी और बड़ी अच्छी आती थी, जबकि हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस करके, खुद सीख के, सेल्फ टॉट होकर सीखी। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था मेरी नज़र में, और इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना और आपका टकरें खा के सीखना दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और आई थिंक योर जर्नी शुड बी ईजी, योर जर्नी शुडंट बी डिफ़िकल्ट कि जी आप टकरें खा के ना सीखें। एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ कर आएँ, उसमें आपको बड़ी आसानी हो जाती है, आपका करियर का भी एक पाथ होता है और आप जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। सही है। ये मैंने
गुड। अब यहाँ से हम थोड़ी सी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और टेक्निकल साइड पर जाते हैं। आपका जो कैरियर है उसमें जॉब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और शायद अभी भी आप कुछ कंपनीज के साथ कनेक्टेड हैं, और जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर सो कॉल्ड बॉस बनना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग की दुनिया में सारा कुछ है। तो मैं चाहूँगा ज़रा एम्फेसाइज करें, आप अच्छे स्टूडेंट भी थे, आपका पैशन भी था, सारी चीज़ें ड्राइव भी कर रही थी, बट यू ऑप्टेड फॉर द जॉब रूट, ठीक है, और उसके अपने पर्स, और अब आप शायद एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे आप जा रहे थे एक्सपीरियंस के बाद। सो शेयर योर जर्नी अबाउट द जॉब एक्सपीरियंस, और मार्केट में आप गए, लोगों के साथ भी काम किया है, तो इनको समझ आ सके कि जॉब कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके क्या पर्क्स हैं। देखिए, मैं एक छोटे टाउन से हूँ, तो एबटाबाद ऐसी जगह है जहाँ मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, शाम के 6-7 बजे दुकानें बंद होना शुरू हो जाती थी। हमारे पास तो करने लायक कुछ नहीं होता था। मगरिब के वक्त यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, घर चले गए, वैन में बैठे घर चले गए, आधे पौने घंटे में घर पहुँच के, एंड देन देयर इज़ नथिंग टू डू एक्सेप्ट टू स्टडी और डू समथिंग लाइक दैट। तो अब हमारा यही होता था कि हम अपने कंप्यूटर्स पे बैठते थे और प्रैक्टिस करते थे वो चीज़ें जो हमने सीखी हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि आप पेपर के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, पेपर और पेन के ऊपर, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपने प्रैक्टिस करने हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो वो चीज़ें हम इस तरह से करते थे। तो मेरा जर्नी इस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि मेरा फोकस अच्छा रहा है कि मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा कम थी। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान हर सेमेस्टर के बाद, अब देखिए 8 सेमेस्टर हैं, तो 7 सेमेस्टर्स के बाद आपके 1 महीने की ब्रेक आनी है। मेरे भांजे भांजियाँ जितने भी हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि जो 1 महीना तुम्हें सेमेस्टर का मिलता है ब्रेक, इसमें तुमने घर नहीं बैठना, इसमें तुमने कोई इंटर्नशिप करनी है किसी के पास। अब वो कहते नहीं जी हमारे फील्ड की तो इंटर्नशिप ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कहते तो कुछ भी करो, किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लग जाओ, वहाँ से जो तुम स्ट्रक्चर सीखोगे कि जी फाइल को किस तरह से मैनेज करना है, पेपर पे लिखना किस तरह से है, फ़ोन कॉल किस तरह से अटेंड करनी है, लोगों से बात किस तरह से करनी है, कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी, ये आप सीख लेंगे। ये भी आपकी आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका जो प्रैक्टिकल स्किल है, कोडिंग स्किल है, वो 15 से 20% काम आता है। yes. बाकी आपके कम्युनिकेशन, आपने उसको बेचना भी है ना, बेचेंगे किस तरह से अगर आपको बात नहीं करनी आती, या आप किसी से प्रॉपर सवालात ही नहीं पूछ सकते उसके प्रॉब्लम के बारे में, तो आप उसका प्रॉब्लम समझेंगे कैसे, और सॉल्व करना तो दूर की बात है। सो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये जॉब में बंदा सीखता है। जब आप घर में बैठे हैं, आप अपने छोटे से टाउन में, या आप अपनी छोटी सी दुनिया में बॉस बन के बैठे हैं एक रूम में, और आप कहते हैं जी कि मैं 4-5 मुलाजिम भी रख लूँगा और मेरे पास काम आएगा और मैं उनको दे दूँगा, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड स्ट्रेटजी फॉर लाइफ आगे ग्रो करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से जो भट्टी में जिस तरह से लोहा कुंदन बनता है, वो वाले प्रोसेस से आप नहीं गुजरे हुए। और मुझे बहुत से मेरे दोस्त शिकायत करते हैं जिनके बिजनेस से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि काश हमने जॉब से शुरू किया होता, काश हमने जॉब से शुरू किया होता कि हमें ये वाली सारी चीज़ें पता होती कि बिज़नेस में क्या क्या मसाइल आते हैं, हम अपने बॉस को देखते, वो हमें बताता कि जी ये मसाइल हैं, हम सेल करना सीखते, हम कम्युनिकेट करना सीखते, हम सिर्फ एक ही चीज़ में ना लगे रहते। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स में कि चलें वो अपने काम में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बाकी चीज़ों में लैकिंग है। yes. तो ये स्किल आपका बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करके, और मेरे ख्याल से जितने भी यंग लोग हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि 2-3 साल दूसरे मुल्कों में भी लगाएं, वो उसमें मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के साथ काम करके आपको सीखने का बड़ा मौका मिलता है। और आई थिंक इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, आप घर में बैठ के ये काम नहीं कर सकते। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है।
सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। ज़बरदस्त। और यहाँ पे एक और चीज़ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी के साथ जाके सीखते हैं ना, उससे तो उसने 10 साल 5 साल में सीखा है और आपको उससे तो 1 ईयर में वो सिस्टम चीज़ें समझ आ जाएँ, और मे बी आप खुद जब जाके बिल्डअप करें तो आप अच्छे चीज़ों को बिल्डअप कर सकें और शायद उसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं जो आपको ग्रो करने का मौका मिले। ठीक है ना। अब हम सो कॉल जो बिज़नेस की बात करते हैं बड़ा ना कूल लगता है, तो जी हम अपना खुद से पैसा कमाएंगे, खुद से बिज़नेस बिल्डअप करेंगे। लेकिन जब आप उसी बंदे से कहें ना कि यार अगर आपको गूगल में जॉब मिले, फेसबुक में जॉब मिले या और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप करेंगे क्योंकि ये सैलरी हो कहेगा हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अभी आपके लिए क्या राइट फिट है और क्या चीज़ नहीं है। और अगेन एक चीज़ जो आपने बात है उनकी और यहाँ पे एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इनिशियली जाके मार्केट में खुद से स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो आपका माइंडसेट वो जॉब वाले में आता ही नहीं है। और जब आता नहीं है तो फिर वो लर्निंग फेज बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जनाब मैं जाके लर्निंग करूँ। इनिशियल आप लर्निंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा, आपने जॉब्स के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया, वो ज़रा शेयर कर सकें वहाँ पे क्या लर्निंग रही और आपकी ग्रोथ में किस तरह उन्होंने हेल्प आउट किया। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं काफ़ी शाय था और आखिरी सेमेस्टर्स में काफ़ी मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। मेरे इस तरह के दोस्त थे जो मुझे मुख्तलिफ इस तरह के कामों में इन्वॉल्व करते रहते थे जहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिलता था, तो वो झिझक तो ख़त्म हो गई थी। और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक रेडियो स्टेशन से, तो मैंने वहाँ पे कुछ अर्सा प्रोग्राम्स किए, प्रैक्टिस की, पहले 2-3 महीने और फिर प्रोग्राम्स किए। तो मेरा वहाँ से बड़ा कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो बेहतर हुआ और लोगों के साथ बात करने का, उनसे सवाल पूछकर मतलब अखज़ करने का स्किल डेवलप हुआ, जिसने मुझे आज तक हेल्प की। ये मेरा मेजर स्किल है जो मुझे आज तक हेल्प कर रहा है। फिर जब जो जॉब पहली थी वो टेक्नोलॉजी वाली थी, अब उसमें मेरे ऑफिस में बहुत से लोग थे, करीबन 25 लोग थे, लेकिन मैं वो वाहिद बंदा था जो रात को 10 बजे के बाद सिलिकॉन वैली की जो हमारी फाउंडिंग टीम थी, जो वहाँ पे बंदा बैठता था, उसको मैं रिपोर्ट करता था। हालांकि आई वाज द मोस्ट जूनियर गाय इन दैट टीम एज़ पर एज, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से मैं वो वाहिद बंदा था जो रात के 10 बजे वो वाली मीटिंग करता था और मैं स्टेटस अपडेट्स देता था। तो वहाँ से मेरी अंग्रेज़ी बेहतर हुई, लहजा बेहतर हुआ, सब कुछ बेहतर हुआ और उस रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करने का स्किल डेवलप हुआ। वो भी आज तक काम आ रहा है, क्योंकि मैं पहले दिन से ही मुझे उन्होंने हॉट वाटर्स में डाल दिया कि भाई फ़हद तुम बात किया करोगे क्लाइंट के साथ। बाकी सारे लोग तो चले जाते थे 6 बजे और मैं चूँकि ऑफिस की विसिनिटी में रहता था तो मैं रात के 10 बजे क्लाइंट से अपने घर चला जाता था, फिर रात के 10 बजे वापस आता था, खाना शाना खा के वापस आके 9:30-10 बजे मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती थी। उसको मैं स्काइप पे मैसेज करता था कि लेट्स टॉक अबाउट इट, और वो पूरे दिन का मैं उसको रिव्यू भी देता था और बाकी जो मेरे टीम के बंदे काम कर रहे हैं उनका स्टेटस अपडेट भी, और अगले दिन का कि हम ये प्लान कर रहे हैं और अगली दफ़ा हम आपको ये चीज़ बना के दिखाएंगे। तो इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्किल कि समझना रिक्वायरमेंट्स को और उनको ट्रांसलेट करना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में, और फिर वापस कम्युनिकेट बैक करना, फीडबैक लेना और उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी एक स्किल डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन का भी स्किल डेवलप हुआ। फिर इसके बाद मैंने जब जो फ्रीलांसिंग उसके साथ साथ मैं कर रहा था ना, उसमें जब मैं बेचता था तो मैं उस ज़माने में भी 10 से 15 गुना ज़्यादा प्राइस पे वही चीज़ बेच देता था जो कि आम मार्केट में लोग कम प्राइस पे बेच रहे थे, जस्ट बिकॉज मैं अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेता था, जस्ट बिकॉज मैं उनसे कम्युनिकेट अच्छा कर लेता था, और जस्ट बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा था जो उनको नज़र आता था कि यार ये जो बंदा है ही इज़ समथिंग, ही इज़ गोइंग प्लेसेस। इवन दो मैं एक छोटे टाउन से आया हुआ बंदा था, लेकिन इन जस्ट चंद स्किल्स की वजह से, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से वो लोग समझते थे कि यही ये बंदा जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, 20 ऐसे लोग होंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना उसकी वजह से मुझे प्रेफर किया जाता था, और ये थ्रू आउट द करियर मेरे साथ ये मुझे फ़ायदा रहा है।
फिर उसके बाद मैंने कुछ अर्सा वहाँ पे काम किया हुआ, यहाँ पे इस्लामाबाद में कंपनी थी। फिर मुझे चूँकि फ्रीलांसिंग में एक दिन काम करके मैं अपने पैसे कमाता था जो कि मैं महीने में नहीं मिलते थे वहाँ पे, तो वो भी बड़ी अच्छी हाईली पेड जगह थी। लेकिन मतलब जो डॉलर्स हैं उसका मुकाबला उस वक्त भी नहीं था। हालांकि उस वक्त डॉलर 40 रुपये का होता था या 45 रुपये का था, तो अगर आप $100 भी कमाते थे तो आपको मतलब 4,000 रुपये मिलते थे। तो $500 कमा के भी आप लाइक 30, 35, 40,000 रुपया बनता था कटौती होने के बाद। लेकिन मैंने किया, और यूनिवर्सिटी के ज़माने में ही मैंने यूनिवर्सिटी से फ्री होते होते 100 प्रोजेक्ट्स कर लिए थे freelancer.com के ऊपर। उस वक्त उसको rentcoder.com कहते थे। तो फिर फ्रीलांसर पे अच्छा एक्सपीरियंस डेवलप हो गया था। उस दौरान में जो अंग्रेज़ी बोलने का स्किल था, लिखने का था, वो पॉलिश हो गया था काफ़ी। फिर उसके बाद मतलब रुका नहीं है मेरा करियर। फिर जी उसके बाद बाहर चला गया, पहले ओमान गया, 3 साल वहाँ पे रहा। वहाँ जो मेरे बॉस थे वो किसी एम्बेसडर के बेटे थे, तो वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते थे, अरब थे, लेकिन उनके वहाँ पे जो अमेरिका में एम्बेसडर थे उनके बेटे थे। तो वो बड़े ही अच्छे फ़ाइन किस्म के लोग, वो उन्होंने मुझे पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से भी बड़ी चीज़ें सिखाई, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी बड़ी चीज़ें सिखाई। तो टेक्निकल स्किल मेरा उतना डेवलप नहीं हुआ जितना उन्होंने मुझे बाकी चीज़ों में अच्छा कर दिया, रिफ़ाइन कर दिया चीज़ें सिखा के। और मैं सीखता था, मैं चुप करके सुनता था जब वो मुझे कुछ सिखाते थे। और वहीं पे 2 कंपनीज़ ने मुझे हायर किया हुआ था शुरू के 6-7 महीने, 8 महीने, जिसमें पार्ट टाइम में एक रियलिटी सीजी के लिए काम करता था। वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम करते थे, और ओमान के जितने बड़े बड़े क्लाइंट्स थे वो सब उनके पास थे। दूसरी कंपनी जो थी वो वेब का और सॉफ्टवेयर का काम करती थी, उनके पास भी बड़े बड़े क्लाइंट्स थे। तो ये 2 मुख्तलिफ दुनियाएँ थी, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स की, उसके अंदर एक दिन हम इस तरह का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसके जो फूल खिलने की इक्वेशन हम लिख रहे हैं कि जी एनिमेट होगी ये पत्ती और ये इस तरह से खिलेगी इस रफ्तार के साथ। तो एक तरफ हम एनिमेशंस का काम कर रहे हैं, या बॉल गिर रहा है तो उसकी फ़िज़िक्स ऐसी होगी। तो वो मेरे इंटरेस्ट के काम कि जी फ़िज़िक्स वाला काम सारे का सारा, उसमें भी इंटरेस्ट है। वहाँ पे भी मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, और वहाँ पे एक डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। सो ये सब सीखते सीखते ना जो मज़ीद बेहतरी होती गई। फिर उसके बाद दुबई एक नई दुनिया है, वहाँ पे मैं गया 3 सालों बाद, तो मज़ीद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली वेब के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। एक जगह पे काम किया, दूसरी जगह पे किया, तीसरी जगह पे किया। और इसमें जब भी ये होता था कि एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है और दरमियान में गैप आ गया है जॉब में, दूसरी जॉब में, तो मैं ये करता था कि मैं कुछ बुक्स ख़रीदता था किसी एक नए टॉपिक पे जो कि मैं सीखना चाहता था, और मैं उसको 1-2 महीने बैठ के काम करता रहता था उस पर। उस वक्त भी मेरा गिट का अकाउंट था, मैं उस पर पुश करता रहता था चीज़ें बना के। सो वो काम करना, पुश करना, काम करना, पुश करना, लोगों को दिखाना। फिर क्लाइंट्स जब मुझसे पूछते थे कि अपना काम दिखाओ, तो मेरे पास सारा पोर्टफोलियो होता था। मैं कहता था ये ले। और मैंने कभी भी अपना सारा पोर्टफोलियो कभी किसी को नहीं दिखाया। जब वो पूछते थे कि इससे रेलेवेंट काम दिखाओ, तो मैं कहता था ये लें जी, ये मेरा सबसे अच्छा काम है। और वो ईजिली सेल हो जाता था। वो फ्री का किया हुआ काम जो मैंने मुफ्त में बना के एक चीज़ रखी हुई है, वो मेरा लाखों में सेल हो जाता था। तो वो मेरा नॉलेज जो है इमीडिएटली सेल हो रहा होता था, जो मैं नई चीज़ें सीखता था। बड़ा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जिक्र किया। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम डॉट्स को कनेक्ट करें कि यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आप लर्निंग कर रहे हैं, अपनी सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, उसी में सैम्पल्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी काम रेलिवेंट है। और जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने वो किया हुआ था, हाँ, अपने लिए ग्रोथ के लिए करा था, आपने सिंपल सा निकाल के कर दे दिया। और जो आजकल के दौर में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि यार कोई काम देगा, करवाएगा तो हम काम करेंगे। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आप फ्री हैं ना, जब आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, जब आप वेले हैं, उस टाइम पे जो आप काम कर रहे हैं ना, वो आपको आगे जाके हेल्प आउट करेगा। बहुत ज़्यादा कि आप सैंपल पे बना रहे हैं, दूसरों के लिए फ्री में काम कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग एट दैट टाइम, वो आपको आगे ग्रोथ। वॉलंटियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलंटियरिंग, आप अब वॉलंटियरिंग की बात पे चलते हैं, तो मैं अभी भी वॉलंटियर कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे आने से पहले वो जो यूट्यूब समराइज़र में बना रहा हूँ, तकरीबन 25 दिनों से हम बना रहे हैं, हम 2 टीम मेंबर, जिसमें मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ और उसकी आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हूँ और वो उसके यूआई पे काम कर रहे हैं। तो वो अभी मैं उसकी फ़ाइनल पुशेस करके आए, और उसमें एक बग है जिसको हम आज इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे, और वो फिर लॉन्च के लिए तैयार है। और उसकी ऑलरेडी एक सेपरेट मॉड्यूल है जिसकी हमने मोनेटाइजेशन का भी प्लान किया हुआ है।
जो कि आम पब्लिक में हम नहीं रखेंगे, वो एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है जिसको हम प्रॉपर मोनेटाइज करके सेल करेंगे मार्केट के अंदर। सो इसेंशली वो फ्री में बनाया, लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी की यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स डालेंगे और उसकी समरी जनरेट करेंगे। लेकिन बैक एंड पे हमारा जो मॉडल है, जो AI बेस्ड है, वो ट्रेन होता रहेगा और हमारे पास एक प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने अगर टेक्स्ट समराइजेशन की डोमेन पे काम करना है तो हमारा जो मॉडल है वो शायद सुपीरियर हो सकता है पूरी दुनिया में सुपीरियर ना हो, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुपीरियर मॉडल हमारे पास होगा। बाद में आप उसको उर्दू, पश्तो, इन लैंग्वेजेस में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि आई थिंक आज नहीं तो 5 से 6 सालों बाद नई लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सो मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ चीज़ों को कि वो लर्निंग में इस्तेमाल हों, और लर्निंग में जब फाइनली इस्तेमाल हो जाएं तो वो कहीं ना कहीं से पे कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे भागें कि जी मुझे ये कहीं से पे करे। ऐसा होता है कि लोग आपसे इंक्वायर कर रहे होते हैं कि फ़हद तुम्हें ये काम आता है, या फ़हद तुम्हारी टीम में कोई बंदा है तो जो ये कर सकता है। तो मैं कहता हूँ हाँ जी, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि जी हम कर लेंगे, चाहे हमें उसका कख भी ना आता उस वक्त, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है काम की, हम ये नहीं कहते कि जी मैं सिर्फ वर्डप्रेस का एक्सपर्ट हूँ और दुनिया के टॉप के बंदों में से आता हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ और करने की। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं जो आज दिन को मैं जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, परसों मैं नोड पे गोलैंग पे काम कर रहा था, उससे पिछले दिन मैं पाइथन पे काम कर रहा था। सो मेरे ख्याल से आपकी लर्निंग कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, और उसके साथ जो अर्निंग है ना वो कहीं ना कहीं से खुद ब खुद एसोसिएट होती है। वो यू गो बिहाइंड एक्सेलेंस, तो जो पैसा है या लोग हैं वो आपके पीछे खुद ब खुद आते हैं। सही है, इट्स नॉट लाइक द अदर वे अराउंड। अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी और इसको थोड़ा सा कनेक्ट मैं करवाना चाहूँगा, और वो अगर हमने रोड मैपर बुक में भी बात की, हेल्प स्टेज की हमने बात की है। हेल्प स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि आपकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है। इस स्टेज से निकलने के लिए जो आपने भी बात की थी और हमने भी इसमें बात की कि एक तो आपको कोर स्किल चाहिए, सेलेबल स्किल, जो वैल्यू आप प्रोवाइड करें, लोग उसको बात करें, और दूसरा उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने भी यहाँ पे एम्फेसाइज किया वो है कम्युनिकेशन स्किल और सेलिंग स्किल। ये दोनों चीज़ें जो है ना मोस्ट ऑफ द पीपल, और ख़ासतौर पर जो न्यू आते हैं और एज जिन्होंने काफ़ी टाइम भी गुजार लिया, वो ये नहीं बिल्डअप कर पाते या फोकस नहीं कर पाते, वो जस्ट स्किल को कोर स्किल पे कर रहे होते हैं। जैसे आपने भी कहा कि 15 से 20% आपकी कोर स्किल है, बाकी कम्युनिकेशन, सेलिंग स्किल और जो चीज़ें वो हेल्प आउट करती हैं। मैं चाहूँगा इस पॉइंट को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करें ताकि वो लोग जो शायद आपको इस एंगल से देख रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वर्डप्रेस एक्सपर्ट हैं, कितना इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों पे भी वर्कआउट करें और कैसे कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें, इसके लिए आजकल के दौर में तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अभी देखें, आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन है, कुछ लोग शाय होते हैं, वो रिटन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मैंने जब कुछ इस तरह की वेबसाइट्स वगैरह या इस तरह के प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए जो कि सिर्फ टॉप 1% को एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया में बिलियंस लोग हैं और टोटल 500 से 700 बंदे उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, किसी एक स्किल के अंदर। तो दैट मीन्स कि आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। 7-8 अरब लोगों में से 700 लोग हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन है, और उसमें भी आप अपने काम के माहिर हैं। साथ में अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप वही स्किल जो कि दूसरा बंदा अगर लेट से $100 का बेच रहा है तो आप उसको 10,000 में बेच सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि प्रॉपर स्किल डेवलप करना, जो आपका कोर स्किल है उसमें तो आप टॉप नॉच होने चाहिए, उसमें तो मजाक ही कोई नहीं कि आपको काम कम आता है या नहीं आता। साथ में आपने देखें जी, मुझे मतलब मैं अपने आप को अगर देखूं तो मैं कहूँगा कि मुझे अनफेयर एडवांटेज है। मुझे घर के अंदर, मुझे याद है कि मैं छोटा सा था तो मैं गलती कहता था, लफ्ज़ गलती को। तो मेरी बाजी हैं बड़ी, वो वकील हैं और जज भी रहीं बाद में, और बैरिस्टर हैं तो वो मुझे उस वक्त तस्हीह कराती थी। और मुझे याद है 7 दिन तक वो मुझे कहती रही, गलती नहीं, गलती, गलती, गलती। सो ये अल्फाज मेरे उन्होंने दुरुस्त कराए। तो मुझे एक अनफेयर एडवांटेज है कि मेरे आसपास वो लोग थे जो कि मेरा तलफ़्फ़ुज़, मेरी सब चीज़ें दुरुस्त कराते थे। अगर आपके पास या जो ऑडियंस इस वक्त सुन रही है नहीं है तो उसमें यह है कि जी आपने किताबें लेनी है और किताबें पढ़नी है और उनको ठीक अंदाज से अदा करना सीखना है। मेरी भी पहली ज़ुबान तो उर्दू नहीं है, लेकिन हमने किससे सीखा? टीवी पे। वही बात है अगेन, उस ज़माने में टीवी पे प्राइम टाइम में
अच्छी उर्दू बोलने वाले, अच्छे इखलाक वाले लोग बैठा करते थे, जो एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाला करते थे, एक दूसरे को एम्पावर करते थे। और एक प्रोग्राम होता था कसौटी, या उसके अंदर वो सारे कितनी खूबसूरत उर्दू बोलने वाले लोग थे। और उनसे एक प्रोग्राम से जब आप उठते थे देख के, तो आपने सैकड़ों नई चीज़ें सीखी हुई होती थी। क्या उसमें उर्दू बोलना, क्या उसमें लिखना, क्या उसमें किसी भी साइंस की बात या किसी ऐसे बंदे की बात जिसने दुनिया पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। तो ये सब चीज़ें उसका एक लाजमी हिस्सा होती थी, उसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता था। और मुझे पता है कि एक प्रोग्राम को एक महीना प्लान किया जाता था, उसके प्रॉपर राइटर्स होते थे, उसमें ये इंश्योर किया जाता था कि इससे किसी की तज़हीक ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो। आजकल तो मीम्स का कल्चर है ना, उसमें मतलब हर हफ्ते एक नई आ जाती है न्यूज़, उस पर मीम बनती है, वो ट्रेंड ख़त्म होता है, अगले हफ्ते एक नई न्यूज़ मिल जाती है और लोग उसके ऊपर बात करते हैं। और पिछले 7-8 हफ्ते मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज़, यही हो रहा है, और इससे पहले भी यही हो रहा था हमेशा से। सो इन चीज़ों से निकल कर अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता किताब पढ़ने का, बिकॉज़ आप अपने फ़ोन के ऊपर मसरूफ़ हैं, और आप उस फ़ोन को अगर साइड पे रखेंगे दूसरे कमरे में और दिन में सिर्फ 15 मिनट पढ़ेंगे, तो आप बीसियों नई चीज़ों के अंदर नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। उसमें आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा। अब इसमें ये नहीं है कि आपने ऐसी किताबें पढ़नी है जो कि स्टोरीज़ नहीं है। आप स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। आप दुनिया की जितनी बड़े मज़ाहिब की किताबें उठा लें, उनमें जो कुछ भी लोगों को सिखाया गया है, कुरान ले लें, बाइबल ले लें, तौरात ले लें, ज़बूर ले लें, इंजील ले लें, ये सारी जितनी भी किताबें हैं, इनके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इन सब में स्टोरीज़ हैं। और स्टोरीज़ की मदद से लोगों को बताया गया है कि ये काम करें और ये काम ना करें, या ये काम करेंगे तो इसका ये नतीजा है। सो स्टोरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरीज़ इंसान जो है वो बहुत सीरियस बातों से एसोसिएट नहीं कर पाते, बहुत बोरिंग बातों से एसोसिएट नहीं कर पाते। दे नीड टू लिसन टू अ स्टोरी। तो आप अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव करें और हर आइडिया को एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जी ये काम अगर इस बंदे के लिए मैं इस तरह से करूँगा तो क्या नई स्टोरी बिल्ड होगी, क्या यूज़र जर्नी बिल्ड हो रहा है, क्या बिज़नेस स्टोरी डेवलप हो रही है, और वो बिज़नेस अपने कस्टमर्स को किस तरह से हेल्प कर रहा है, और उसमें आप कहाँ पे जाके फ़िट होते हैं, आपका स्किल कहाँ पे फिट होता है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो कहाँ पे फिट होते हैं, आप वेबसाइट डेवलपर हैं तो कहाँ पे फिट होते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो आपका स्किल उस बिज़नेस में जाके कहाँ फिट होता है, और अगर आप सेल करने वाले हैं तो आप कस्टमर से किस तरह से रब्ता करेंगे। ये चीज़ें अगेन प्रैक्टिस से डेवलप होती हैं, आप इनको सीख भी सकते हैं। अब मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, तो मैंने ये चीज़ समझी कि मुझे अपने आप को किस तरह से ग्रो करना है। तो आई थिंक कि बड़ा इम्पोर्टेंट ये था कि जब आप स्ट्रेस में हैं और आपका माइंड जो है वो परफेक्टली अलाइन नहीं है अपने कामों के लिए, तो आपके लिए थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थेरेपी के बाद जब आपका माइंड जो है वो अपने बिज़नेस के लिए या अपने आइडिया के लिए अलाइन हो चुका है, जिस तरह से मैं भी हूँ, बीसियों चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और उनमें से कुछ सक्सेसफुल हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही, कुछ आइडियाज़ हम नए डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से तो नहीं था। तो उसके लिए स्कैटर्ड माइंड के लिए थेरेपी और ग्रोथ माइंड के लिए कोचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो एसेंशली इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, इफ़ यू नॉट वर्किंग, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो पहले तो आपने थेरेपी लेनी है और फिर आपने कोचिंग करनी है, बिकॉज विद अ क्लियर माइंडसेट आप कोचिंग लेकर उसके अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। यही कोचिंग आप बोलने में भी ले सकते हैं। यही मेरे फैमिली में एक बच्चा है जो कि स्पीच जिसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी स्पीच थेरेपी हो रही है और माशाल्लाह ही इज़ डूइंग गुड। सो एसेंशली जिस चीज़ में भी आप बुरे हैं आप उसकी थेरेपी और उसकी कोचिंग लें और वो किसी एक्सपर्ट से लें, उसके ऊपर पैसे लगाएं। वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपने पैसा खर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से अगर कपड़े नहीं पहनेंगे तो आप शायद उतने अच्छे ना दिखें। सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ क्लोथ्स। जो आपके साथ अच्छा लगता है आप वो पहनेंगे। मैंने इस पर हो सकता है वो चीज़ किसी और के साथ बुरी लगती हो, लेकिन हो सकता है वो आपके साथ अच्छी लगती हो, और वाइस वर्सा। सो ये सब चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता जब आप इम्प्रूव करते हैं ना अपने आप को, एकदम से नहीं आती, एकदम से नहीं आती, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट होती है। एंड 1% इम्प्रूवमेंट अ डे और मे बी जस्ट अ स्लाइट परसेंटेज इम्प्रूवमेंट अ डे। आप साल में अगर 10% इम्प्रूव करें अपने आप को
तो 10 ईयर्स में आपका एक बिल्कुल डिफरेंट वर्जन आपके सामने आएगा। सही, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जो है ना इस पॉडकास्ट में मैं कम ही बोलूँगा क्योंकि फ़ाद भाई का जो कंटेंट है ना, जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आई होप कि आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। फ़ाद भाई, अब चलते हैं आपके जो करंट आजकल जो पैशन ड्राइविंग आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वन जो आप एल्गोरिथम वाला काम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा जो ऑफ कैमरा हम उसकी कोर पे बात कर रहे थे, व्हाट इज़ दिस, पहले है क्या और किस मकसद से आपने ये चीज़ को स्टार्ट किया है? अच्छा, देखें, इस वक्त दुनिया में जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, वो जब इंटरव्यू लेती हैं लोगों का, तो वो एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी ये क्या बात हुई, हमें तो जावास्क्रिप्ट भी आती है, हमें तो फ़लाँ लैंग्वेज भी आती है, हम तो बड़े अच्छे मोबाइल डेवलपर हैं, तो इन कोर बेसिक सी चीज़ों के बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो वो एक तो बहुत छोटे लेवल पे है, जिस प्रॉब्लम का सलूशन आप 1000 बंदों के लिए कर रहे हैं या 2000 या 3000 बंदों के लिए कर रहे हैं, एक बहुत छोटा सा स्केल है। इसमें आपको कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी जो कि स्केल पे आती है। जब वही सॉफ्टवेयर, जब वही चीज़ हज़ारों लाखों लोग यूज़ करते हैं, लेट्स से कि नादरा के सिस्टम है जिसको मुख्तलिफ पूरे मुल्क से कम्युनिकेट किया जाता है और उसमें डेटा एंटर किया जाता है, तो दैट हैज़ टू बी सुपर एफिशिएंट, और उसको जो इंजीनियर्स बनाते हैं वो एवरेज इंजीनियर से अच्छे होते हैं। आपको याद होगा कि इलेक्शंस के दिनों में जब वो RTS बैठ गया था, उसकी क्या वजह है? तो मैं अक्सर मजाक में कहता था कि जी इन्होंने सस्ते इंजीनियर्स हायर किए हैं। अब वो तो बड़ी क्रूड सी बात थी कि सस्ते इंजीनियर्स हायर किए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कि आपके एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इंजीनियर्स कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं, ABC को समझते हैं, वो ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो कि जब एट स्केल डिप्लॉय किए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिस तरह गूगल है या फेसबुक है, ये जब सिस्टम्स डिप्लॉय करते हैं तो मिलियंस ऑफ यूज़र्स चंद मिनट में आ जाते हैं। सो इनको स्केलेबल होना बड़ा ज़रूरी होता है। इनको जो लोग बनाते हैं वही एवरेज इंजीनियर से बेहतर होते हैं। दैट्स वाई दे अर्न मोर मनी, दैट्स वाई दे डू बेटर थिंग्स, बिकॉज वो एवरेज इंजीनियर से बेहतर हैं। तो उनका जो कोर स्किल होता है उसको टेस्ट किया जाता है, और इसका मकसद ये है कि लोगों को उनके बुनियादी स्किल पे टेस्ट किया जाए, उन स्किल्स पे टेस्ट ना किया जाए जो कि स्पेशलाइजेशन के अंदर आते हैं। इसकी रीज़न बताएं। इसकी रीज़न यही है ना कि अब देखें, इन कंपनीज़ के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, ये अपनी लैंग्वेजेस बना रहे हैं, ये अपना सारा कुछ कर रहे हैं, इनका अपना सिस्टम है। इन्होंने किसी और कंपनी के चले चलाए बंदे को, जिसको उसका सेटअप पता है 2-3 साल का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। इन्होंने तो दोबारा से उसको सिखाना है। तो इनके लिए जो मेयर है किसी भी बंदे को जज करने की, वो स्किल्स हैं जो कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीखते हैं, और ये उन बुनियादी स्किल्स के ऊपर सबको टेस्ट करते हैं। अब ये देखें, जमहूरियत है, इसमें ये कोई नहीं रहती कि भाई मैं पाकिस्तान में रहता था तो मैंने ये नहीं सीखा। ये स्किल जो है पाकिस्तान में भी पढ़ाया जाता है, ये इंडिया में भी पढ़ाया जाता है, ये अफ्रीका के किसी कंट्री में भी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस वाले को पढ़ाया जाता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले को, और ये अमेरिका की स्टैनफोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। मज़े की बात यह है कि कोर्स मैंने ये वाला पाकिस्तान से भी किया है जब मैं बैचलर्स कर रहा था, और उसके बाद जब मैं ओमान में रह रहा था तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली स्टैनफोर्ड से करने की, तो मैंने वहाँ पे मशीन लर्निंग, AI, डेटाबेसेस और एक और कोर्स किया था जो मेरे जहन से भी उतर गया। तो ये 4 कोर्सेज़ मैंने वहाँ से किए थे, जिसमें ऑनलाइन भी था और इन पर्सन भी जाके पढ़ना था। तो मुझे ये समझ आई कि ये वही कोर स्किल्स हैं जो पूरी दुनिया में इसी तरह से पढ़ाए जाते हैं। उसमें फ़र्क कहाँ पे आता है कि ठीक है स्टैनफोर्ड में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेहतर है, लेकिन अब ये बहाना भी ख़त्म हो गया है। आपके पास यूट्यूब पे वही कोर्स MIT का भी मौजूद है, वही कोर्स स्टैनफोर्ड का भी मौजूद है, और वही कोर्स आपके पास हार्वर्ड का भी पड़ा हुआ है जो तकरीबन 100-200 घंटे का है, मुफ्त में पड़ा हुआ है। आप जाएं पढ़ें। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है वो बेसिक स्किल्स में कमज़ोर होने का, वो वहाँ से आप सीखें। आप अब इंडिया की टॉप टियर यूनिवर्सिटी या US की टॉप टियर यूनिवर्सिटी या जर्मनी या किसी भी मुल्क की टॉप टियर यूनिवर्सिटी के बराबर 6 से 7 महीने में मेहनत करके उनके स्टूडेंट्स के बेसिक नॉलेज के बराबर आप पहुंच सकते हैं। चाहिए यहाँ से कनेक्ट करते हैं, जब ये सारी चीज़ें हैं तो आपका जो ये प्लेटफॉर्म या जिस पे आप ये सारी कोर्स या जो चीज़ है, पहले तो बताइए क्या चीज़ है और उसको छोड़ के या उसके साथ ये किस तरह अलाइन करता है? हाँ, अब देखिए, अब मैंने सोचा कि
जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये कोर्स कोई $1200-1300 का था, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैंने $650 में किया। अब एक एवरेज पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो $600-700 नहीं स्पेंड कर सकता। मैं उस वक्त काम कर रहा था, मुझे मेरे करियर में 7-8 साल हो गए थे, तो मैंने वो पैसे लगा दिए, अपना क्रेडिट कार्ड उस पर चार्ज किया और मैंने पे ऑफ कर दिया, कोई मसला नहीं था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि इसके बड़े तरीके हैं, आप ChatGPT या AI टूल्स, क्लाउड वगैरह या किसी से भी आप ये चीज़ें सीख सकते हैं एक एक करके। और मेरे नॉलेज में जितने भी गैप्स होते हैं मैं अभी भी उनके पास जाके पूछता हूँ और वो मुझे हेल्प आउट कर देते हैं और मैं सीख लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पाथ नहीं पता होता, ये रोड मैप नहीं पता होता कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो मुझे एक दिन बैठे बैठे, ये 13 अगस्त की बात है, ख्याल आया कि चलो जी एक काम करते हैं, 60 दिन का एक रोड मैप बनाते हैं जिसमें बहुत सा नॉलेज जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था यूनिवर्सिटी के वक्त का, या फिर जो मैंने बाद में पढ़ा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, और उसको कंपाइल करते हैं और इसको पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने पहला सफ़ा बनाया उसका, फिर मैंने देखा कि इसको पब्लिश करने का आसान तरीन तरीका क्या है। तो वो मार्क डाउन फॉर्मेट है जो कि इस्तेमाल होता है इंटरनेट पे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर की, उसी में वो पेजेस बने। फिर उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि उसको कन्वर्ट करता है वेब पेजेस के अंदर। तो एक एक करके ना मैं वो करता था, जो ही नया पेज पब्लिश करता था तो वो उसको कन्वर्ट कर देता था HTML में। तो इसको ऑटोमेट किया और उसको गिटहब पेजेस के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। तो जो ही मैं नया कंटेंट पब्लिश करता था वो फ़ौरन से वेबसाइट पर पब्लिश हो जाता था। सो ऐसा मैं 200-300 मरतबा कर चुका हूँ जब से मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 10 दिन पहले। और 14 अगस्त को मैंने कहा कि हम लोग हमेशा शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं है और वो नहीं है, तो मैंने क्या दिया है वापस। तो एट लार्ज दुनिया को, और अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो अपने मुल्क को, तो मैंने कहा चलो दिस डजंट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, दिस ओनली कॉस्ट माई टाइम, वीकेंड पे करूँगा। और 10-12 दिन के जो कंटेंट था ना वो मैंने पब्लिश कर दिया। और मैंने जो ही उसको फेसबुक पे डाला तो उसमें 100-200 बंदा आ गया। फिर मैंने उस पर वो लगाया, गूगल एनालिटिक्स लगाया, ताकि मुझे पता चले कि लोग आ रहे हैं और क्या देख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो फिर उसके अंदर कमेंटिंग की फैसिलिटी भी डाल दी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10-15 लोगों से ज़्यादा आएंगे, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी ऑडियंस इस तरह की होगी। लेकिन वो 14 अगस्त और आज 24, अभी मैं देख कर आया तो कोई 1100 के करीब लोग उस पर आ चुके हैं। अच्छा, फिर मैंने ये भी इंश्योर करना था कि इसको डेमोक्रेटाइज़ किया जाए। अगर कोई इसके अंदर साइन इन नहीं करना चाहता, लॉगिन नहीं करना चाहता, साइन अप नहीं करना चाहता, अकाउंट नहीं बनाना चाहता, ना बनाए, हमें कोई टेंशन नहीं। वो आएँ, वहाँ से पढ़ें, उसको प्रैक्टिस करें और फिर अगले दिन दोबारा आएँ। तो इसको 60 डेज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। हर रोज़ आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं एल्गोरिथम्स का, जो कि ईजी टू मीडियम पे जा रहा है। अप टू मीडियम वो जाएगा 3-4 हफ्ते के कंटेंट तक, और फिर वो मुश्किल होता जाएगा। सही है। अच्छा इधर मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं तो बेसिकली एल्गोरिथम को सीखने का कि वो क्या है, किस तरह वर्कआउट करता है, उसके अराउंड ये पूरी एक ट्रेनिंग है जिसको आपने अपने प्लेटफॉर्म, अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्या नाम है इसका नाम है एल्गोरिथम्स इन 60 days। एल्गोरिथम इन 60 डेज, क्योंकि 60 डेज का काइंड ऑफ आपने कंटेंट ये सारा कुछ बनाया और डेली की बुनियादों पे आप जाते हैं, कंटेंट को आप लर्निंग करते हैं, लर्निंग करके असाइनमेंट्स हैं या टास्क हैं वो आप करते हो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। मैं चाहूँगा आप वो वाला पार्ट भी डिस्कस करें जो हम बैक कैमरा बात कर रहे थे कि अगर आप बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में भी मौजूद हैं जहाँ पे नेट की भी फैसिलिटी नहीं है, तब भी आप किस तरह से काम ले। देखिए, आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, आपके पास एक, देखिए कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, आजकल तो हर एक के पास एक लैपटॉप होता है बेसिक सा। आपने, हमारी जो एग्जांपल्स हैं वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर है, उसके अंदर आप बड़ी आसानी से पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यू आर रेडी टू प्रैक्टिस। आपको कुछ नहीं करना। डेमोक्रेटाइजेशन से मेरा ये मुराद है कि कोई भी बंदा इस काम को सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे। अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की। तो आप पहले पेज पर आते हैं, आप आसान से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आपको समझ आना शुरू होती है। पहले भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं जिनको आगे जाकर हमने एल्गोरिथम्स बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो एल्गोरिथम क्या है कि आपके किसी भी कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और उसमें जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं वो है जी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के। आपने उस डेटा को महफूज किस तरह से करना है, उसको सॉर्ट किस तरह से करना है। तो ये सब के एल्गोरिथम्स जो हैं मशहूर जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा है क्या मेजर फंक्शनैलिटी होती है, चीज़ों को सॉर्ट करना,
कि बाय डेट बाय आईडी इस तरह के काम हो रहे होते हैं। तो ये सब के सब बैक एंड पे एल्गोरिदम्स होते हैं। फिर किसी एक रिकॉर्ड को रिट्रीव करना, इसके अंदर जो एल्गोरिदम इस्तेमाल होता है ज़्यादातर वो हैशिंग एल्गोरिदम होता है। अगर वो एल्गोरिदम ना एग्जिस्ट करे तो वही रिकॉर्ड रिट्रीव करते करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। अब वो जो ही आप क्लिक करते हैं ठग से वो सामने आ जाता है, बिकॉज देयर इज़ एन एल्गोरिदम बिहाइंड इट, उसको हैशिंग एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे 60 डेज़ में सीख सकते हैं। अच्छा, आउटकम क्या है? 60 डेज में सीख लिया, फिर क्या होगा? डॉलर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, ग्रोथ होगी, क्या होगा? अब देखें, इसमें मैंने कहा ना कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब आया था इधर तो मेरा एक मिशन था कि मैं एटलीस्ट कुछ लोग जो हैं, मैं देखता था मेरे सारे कलीग्स जो होते थे वो इंडियंस होते थे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में, और बांग्लादेश के लोग होते थे, लेकिन पाकिस्तानी लिमिटेड होते थे। लाइक मैं होता था और एक आध कोई और बंदा पाकिस्तानी होता था। टेक के अंदर सेल्स में होते थे और बाकी चीज़ों में होते थे, लेकिन टेक के अंदर बहुत लिमिटेड से लोग होते थे, और ख़वातीन तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो मुझे ये चीज़ बड़ी चुभती थी। मैं कहता था मेरी टीम के अंदर हम 25 बंदे हैं तो उनमें 20 जो हैं 17-18 इंडियन हैं, और अगर देखें तो उनका मुल्क भी हमारे साथ आज़ाद हुआ और उन्होंने टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रो किया। तो मैं चाहता था कि हमारे लोग भी ग्रो करें। एक सेल्फिश मतलब डिज़ायर थी कि जी मेरे लोग भी इस चीज़ के अंदर हों। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को फोकस किया इसके ऊपर, और लाइक उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने कोर स्किल्स के अंदर बेहतरी लेकर आएँ। सो कोर स्किल वही हैं एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, वो स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। गूगल में भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे यही पूछेंगे, इसी के सवाल होंगे, आपने वाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करना है इनको, एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स को। यही अगर आप फेसबुक में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे, या आप पैलेंटर में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी पूछे जाएंगे। दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ की टॉप कंपनीज़ हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मेटा हो गई, इन सब में यही कोर नॉलेज आपका टेस्ट किया जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा ये चीज़ कर लेता है, उसके साथ और क्या चीज़ ऐड ऑन हो जाएंगे, जो मैं चाहता हूँ कि ताकि पूरा सवाल हमारा ये कंप्लीट हो, कि जो उसको हेल्प आउट करेंगी इस बड़ी कंपनीज में जॉब क्रैक करने के लिए। जी, तो ये क्रैक का जो आपने वर्ड यूज़ किया ये बड़ा अच्छा है। इसके लिए किताब है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। अगर आप उसको देखें तो उसमें चंद चीज़ें जो फोकस की जाती हैं, एक तो ये कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसमें यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और दूसरा आप टीम प्लेयर कितने अच्छे हैं, आप दूसरों के साथ बात करते हुए आया उनको तंग तो नहीं करते, आप टीम प्लेयर हैं या नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये कि आप कम्युनिकेट कितना अच्छा करते हैं। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम को सुनना, उसको समझना, उसको ब्रेक डाउन करना और उसको सॉल्व करना। ये सॉल्व करने वाली बात आखिरी आती है, पहले सुन के सवाल पूछना, समझना, बिकॉज कस्टमर तो आपको अपना प्रॉब्लम बता रहा है, ही इज़ नॉट टेक्निकल, तो आपने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो उसके यही स्टेप्स हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल और अपने आइडिया को सेल करना कि मेरा तरीका जो है बड़ा अच्छा है, हाँ इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे ये स्किल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फीडबैक ले सकें। मिसाल के तौर पे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ना वाइट बोर्ड पे, तो नो बडी रियली सॉल्व्स द होल प्रॉब्लम। 40 मिनट होते हैं उस मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो आप पहले 10-15 मिनट में प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर आप मज़ीद क्वेश्चंस पूछते हैं। तो लेट्स से कि आप प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने लग गए और आप सवाल नहीं पूछ रहे, तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। सो आपकी सारे एटीट्यूड को चेक किया जाता है कि ये बंदा दूसरों के साथ मिल के काम भी करेगा, अकेला तो नहीं शुरू हो जाता काम पे, दूसरे की हेल्प करता है, दूसरे से हेल्प मांगता है और दूसरे की बात सुनता भी है या नहीं सुनता। तो ये एक पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है एक तरह का। इट्स नॉट जस्ट एन एल्गोरिथमिक टेस्ट। उसमें उस एक ही टेस्ट में ये सारी बातें चेक हो जाती हैं। सही है। और फिर वो एक बंदा नहीं करता, 4 दिन आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ टीम्स के अंदर होते हैं, तकरीबन 3 से 4 बंदे आपका फीडबैक देते हैं कि ये, और आप चारों को पसंद आने चाहिए, ताकि लेट्स से कि आप एक टीम में काम कर रहे हैं और दूसरी टीम में ज़रूरत है तो आपको दूसरी टीम में भिजवाया जाता है, और आप जो हैं जी अपनी टीम में आपके बड़े दोस्त हैं और आप एक थॉरो प्रोफेशनल नहीं हैं और आप टीम प्लेयर नहीं हैं। चलें एक जगह पे तो आपकी बड़ी बनती है दूसरे बंदे के साथ और आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरी टीम में जाते हैं तो अगर आप थॉरो प्रोफेशनल नहीं हैं और आप में ये प्लेइंग अलॉन्ग वाला स्किल नहीं है तो फिर आप बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, ये वो वाला टेस्ट है जो कि हर बंदे का लिया जाता है। सही है कि ही इज़ एबल टू वर्क विद अदर्स। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद उस बंदे को हायर किया जाता है। सही है। मतलब ये
कि आप बड़ी कंपनीज के लिए जो इंटरव्यूज़ हैं उनको क्रैक या उसको पास करने की आपकी एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। एग्जैक्टली साथ मैं चाहूँगा इसको आप कनेक्ट इससे भी करें उन लोगों से जो फ्रीलांसर्स हैं या बिज़नेस रन कर रहे हैं कि ये जो अगर आपका जो भी कोर्स है, जो पूरा प्रोग्राम है 30 डेज़ का कंप्लीट कर लेते हैं, वो उनको किस तरीके से हेल्प आउट करें? अच्छा देखें, इसमें ये बड़ा कोर स्किल है, तो ये शायद फ्रीलांसर्स जो किसी एक टिपिकल बिजनेस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं उनको उस तरह से हेल्प आउट ना करे, लेकिन ये ऐसी चीज़ है मेरी नज़र में, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में और आप इस पर काम करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं तो ये बड़ा कोर स्किल है जो कि आपको सीखना चाहिए। तो खैर अब इसकी बहुत सी किस्में आ चुकी हैं और ये प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी हद तक कई सॉफ्टवेयर के अंदर सॉल्व हो चुके हैं। तो लोग मुझसे अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, आजकल तो बने बनाए फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जिनमें आप काम करते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब प्रॉब्लम एट स्केल आता है ना, तो वहाँ पे आप अपना लोहा मनवाते हैं इस तरह की चीज़ें सीख कर। जब प्रॉब्लम एट स्केल आता है तो ये बड़े स्किल बहुत काम आते हैं। सही हो गया, ये छोटे लेवल पे नहीं आते ये प्रॉब्लम्स। ठीक है जनाब, तो वेबसाइट का लिंक्स आपको मिल जाएगा, ज़रूर उसको वॉच आउट करें, लर्निंग करें। और अगर आप इंजीनियरिंग की साइड पे, टेक की साइड पे और कोर्स लर्निंग करना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे फ़ायदा होगा। लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और वो जो आप बात कर रहे थे, हुक्स की बात कर रहे थे, व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़? अच्छा, अब हमारी बात हुई कि जी वर्डप्रेस की भी एक्सपर्टीज़ है मेरी और उसमें मैंने काफ़ी अर्सा काम भी किया है, तो वो एक मेरा मेजर स्किल सेट है। तो मैं चाह रहा था कि ऐसा एक डेटाबेस बनाया जाए। वर्डप्रेस के अंदर जितने भी काम होते हैं, ये कस्टमाइजेबल CMS है, तो इसके अंदर जितने भी काम होते हैं या जो आपकी इसकी कोर फंक्शनैलिटी को चेंज करते हैं, उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हुक कहते हैं। तो आप बेसिकली एक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए एक टैग लगा देते हैं एक नए फंक्शन के साथ कि जब ये फंक्शनैलिटी रन हो तो ये काम भी होना चाहिए। तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक फ़िल्टर्स होते हैं और एक एक्शंस होते हैं। फ़िल्टर्स कंटेंट को फ़िल्टर आउट करते हैं और उसमें तब्दीली करते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। लेट्स से कि उसके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर्स ऐड हो गए हैं जिनको आपने रिमूव करना है, फ़िल्टर आउट करना है, तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं और उसके बहुत से फ़वाइद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कमेंट्स के अंदर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि जी इस तरह के कमेंट्स जो पोस्ट करे वो वेबसाइट के ऊपर फ़ौरन से पब्लिश ना हो। सो इस तरह ये फ़िल्टर का काम हो सकता है। एक्शंस का ये हो सकता है कि लेट्स से कि कोई पोस्ट पब्लिश होती है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको ईमेल चली जाए। सो इस तरह की चीज़ें। अब ये जितना भी काम है वर्डप्रेस की कोर को चेंज किए बगैर, उसके अपने कोड को चेंज किए बगैर आप उसके अंदर प्लग इन करते हैं ये काम और उसको इनेबल करते हैं। अगर उसको आपने डिसेबल करना है तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप इस लाइट का स्विच निकालें तो वो अंधेरा हो जाएगा और ये लाइट डिस्कनेक्ट हो जाएगी बिजली के साथ, फिर दोबारा आप इसको लगा सकते हैं। सो ये फंक्शनैलिटी प्लग इन की जा सकती है हुक्स की मदद से, जिनमें एक्शंस और फिल्टर्स होते हैं। अब इनका कोई एक आध डेटाबेसेस मौजूद थे जो कि ईजी टू एक्सेस थे, लेकिन आपको सर्च करना पड़ता था। तो मैंने एक ही यूँ समझें कि उसका डॉक्यूमेंट या अगर आसान अल्फाज में कहें तो एक डेटाबेस बना दिया जिसके अंदर आप जाएं, होम पेज पे आप सर्च करें कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको हुक चाहिए, या अगर आपको हुक का नाम पता है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, वरना वो लिस्टेड है सारी की सारी। उसी पेज पे आप सर्च करेंगे, आपको एक ही जगह पे सारी लिस्टेड मिल जाएंगी। जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। उसमें क्या होता है कि ये कौन कौन सी फाइल में इस्तेमाल हुई है, इसका मकसद क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो उसका PHP डॉक है जिसमें ये बताते हैं कि ये कौन से पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है और करता क्या है। फिर उसकी थोड़ी सी अंग्रेज़ी में एक्सप्लेनेशन कि ये कर रहा क्या है। और अब एक और मॉड्यूल पे मैं काम कर रहा हूँ जिसमें उसकी आसान समझ में आने वाली एग्जांपल्स कि जो बंदे इस करियर में नए आ रहे हैं वो देखें और वो एग्जांपल देख के समझ जाएं कि मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये 26-2300 कोर के अंदर हैं और अगर तमाम प्लगइन्स और पॉपुलर थीम्स की बात की जाए तो हज़ारों हैं। अच्छा, इसका मैं अगर थोड़ा सम अप करूँ तो इसका मतलब है आपने वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए, कोडर्स के लिए ज़िंदगी आसान कर दी है। हाँ, काफ़ी हद तक, जो कि स्टिल एक डेवलपमेंट के अंदर है टूल जो कि अभी बन रहा है। लेकिन लेट्स से कि ये एक आध महीने में जब इसकी फाइनल प्रोडक्ट सामने आती है, इसको तकरीबन मैं पिछले साल से बना रहा हूँ और इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की हैं मैंने। इसकी पार्सिंग इंप्रूव हुई है और कोई भी इसको आप वर्डप्रेस का वर्जन दें ना तो ये तकरीबन 1 मिनट से कम में पूरी डॉक्यूमेंटेशन ये वाली जनरेट कर देता है, जो कि बड़ी सिंपल है। और मेरा कोर फोकस जब भी पढ़ने वाली चीज़ों में होता है तो मैं कहता हूँ कि ब्लैक ऑन वाइट बैकग्राउंड, बिल्कुल एक किताब के सफ़े की तरह,
आप उसको पढ़ सकें और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी के ऊपर हो। उसके UIs बहुत फैंसी नहीं होते, दैट्स ईजी टू स्टडी, और आप क्लिक करते हैं तो वो चंद मिली सेकेंड के अंदर लोड होना चाहिए। ये इन सब टूल्स की खासियत है जो अभी तक जिनकी हमने बात की है, कि पढ़ाई को आसान बनाया जाए, समझने को आसान बनाया जाए, उसको बहुत फैंसी ना बनाया जाए। सो ये सब के सब ये टूल्स अचीव करते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल्स हम ऐड करेंगे ना, तो लोग ये भी सीख सकेंगे कि हमने इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये तकरीबन 2600 पेजेस का काम है जो कि मैं अब स्टार्ट करूंगा, और इसमें कुछ जनरेटिव AI की मदद भी लूँगा कि वो एग्जांपल्स हमें जनरेट करके दे और उनको हम इनमें ऐड करें, ताकि लोग आसानी से इसको समझ भी लें और फिर उसको वहीं से कॉपी पेस्ट करके थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट कि सीखना आसान हो जाए। सही। अब आप कहते हैं जनाब पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, फ़ाद भाई बैठे हैं, एक नहीं दो नहीं 3 प्रोडक्ट्स जो है ना एक तरीके से पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस हो रही हैं और जो कि इंशाल्लाह काफ़ी लोगों का हेल्प आउट करेंगी। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवाल आते हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूँगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। फ़ाद भाई, ये तीनों चीज़ें आप बिल्डअप कर रहे हैं, बैक एंड पे इस पर बड़ा रिसोर्स लगता है, टाइम लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं, और हम ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, पैसे वाली बात भी, मोनेटाइजेशन की भी एंगल से बात कर रहे थे। तो फंडिंग कैसे करेंगे इसको, लॉन्ग टर्म का क्या विजन? अभी ये सेल्फ फंडेड है। ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि अक्सर ये होता था कि मैं लर्निंग की खातिर चीज़ें बना रहा होता था, और ये मैं इसको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को इस तरह से देखता हूँ कि हो सकता है ये मुझे एज इट इज़ प्रोडक्ट पैसे ना कमा के दे, लेकिन इन कामों के दौरान मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो नए स्किल्स डेवलप किए हैं, मैंने गोलैंग भी सीखी, मैंने पाइथन भी बेहतर लेवल पे सीखी, मैंने HTML भी बेहतर लेवल पे सीखी, मैंने CSS भी बेहतर लेवल पे सीखी, ताकि मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बना सकूं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, कोई भी बंदा देखे कि है अच्छी प्रोडक्ट है ये। सो इसमें जो स्किल डेवलप किया है वो बेचा जा सकता है। इसमें जो टीम के स्किल्स डेवलप हुए हैं उनको एज ए रिसोर्स ऑगमेंटेशन सेल किया जा सकता है सर्विसेज क्लाइंट्स को, और ये जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं इनको इट्सेल्फ फ्लिप भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, इनको फ्लिप किया जा सकता है, और नॉलेज प्रोडक्ट्स को लोग लाखों में ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं एज लॉन्ग एज इट कुड बी मोनेटाइज इन सम वे। तो इसके मोनेटाइजेशन फीचर्स भी मैंने आज कुछ अनाउंस किए हैं कि एक जो कोर फीचर है जिसके अंदर हमारा प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा लगती है, कि आपने अपना एल्गोरिदम्स का जो हमने एक्सरसाइज आपको बताई थी वो आप सबमिट कर रहे हैं, तो उसको टेस्ट करके, टेस्ट केसेस रन करके ये चेक करना कि आया ये ठीक से काम भी करा या नहीं करा, और सजेस्ट करना यूज़र को कि इस तरह तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये फीचर जो है इसके अंदर प्रोसेसिंग पावर इन्वॉल्व है, आपको अच्छे सर्वर्स लगाने पड़ते हैं जिनकी महीने के $300-400 कॉस्ट होती है। सो ये भी आपने कहीं से रिकवर करना है। अब इसके 2-3 मॉडल्स हैं रेवेन्यू के कि आप एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि किसी एक इस तरह के फीचर को आप प्रीमियम रख सकते हैं। अगेन जिसके अपने पास किताब, पेन और पेंसिल है और नोटबुक है, वो नोटबुक पे लिखे, वहाँ से सीखे, फिर अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करे। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और अच्छा सोल्यूशन है मेरी नज़र में, बजाय एक ऑनलाइन चीज़ के जिसमें आप लिखें और वो आपको बता दे कि ये इसमें आपको मज़ीद क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। जब आप खुद फेल होकर दोबारा उसको बार बार आइट्रेशंस में जाकर उस चीज़ को ठीक करते हैं तो आप बेहतर अंदाज में सीखते हैं। अगर आपका वही सीखने का स्टाइल है तो आप उस तरह से सीखें। अगर आपका ये स्टाइल है कि आपको एक ऑनलाइन टूल दे दिया जाए, कन्वीनियंट हो जो कि ज़्यादा, उसके लिए आप पे करने के लिए तैयार हो जाएं। सो इन एनी वे इसको हमने इस तरह से डेमोक्रेटाइज किया है कि आपको लॉग इन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लॉग इन ना करें फिर भी सीख सकते हैं। सही है, ये सब कुछ है इसमें। अच्छा, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। गुड। ये सवाल पूछने का रीज़न ये था कि फ़ाद तो अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं और फ़ाद अपने एंगल से जो भी इनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, फ्री में पहुंचा रहे हैं। अब हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं कि जनाब ये इकोसिस्टम बिल्डअप हो? 3 प्रोडक्ट्स आपके सामने फ़ाद ने अपडेट कर दी और बिहाइंड द सीन हम ये डिस्कस कर रहे थे, और ये सवाल पूछने का मकसद ये था ताकि आपको पता चल सके फ़ाद की थॉट प्रोसेस क्या है
और बीइंग मैं मार्केटिंग की साइड पे, सेल्स की साइड पे रहते हुए ये चीज़ बता सकता हूँ कि फ़ाद का मोनेटाइजेशन का भी जो गोल प्लान है उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए, और वो उसको होने में भी शायद टाइम लगेगा क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ इनका कोर नहीं है। इस दौरान अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट्स को हेल्प आउट किया जाए, और ये तो अभी बिगनिंग है फ़ाद की जर्नी की, बिकॉज जो इनका एक्सपीरियंस है आपका और जो आपकी कोर एक्सपर्टीज़ हैं, तो पता नहीं कितनी बड़ी प्रोडक्ट्स भी इंशाल्लाह आप निकलेंगी, और वो तब मैच्योर होंगी जब आपको बैकअप कोई ना कोई सपोर्ट फाइनेंशियल एंगल से हो रही हो। एक आइडिया मेरे जहन में चल रहा है, उसको इधर भी फ्लोट करते हैं और बाकी देखते हैं। वो ये चल रहा है जिसको हम कहते हैं अर्ली बर्ड या फाउंडर्स स्पेशल ऑफर। उसमें ये थॉट प्रोसेस है कि आप ये कहते हैं कि जनाब डिपेंडिंग आपका एवरेज कॉस्ट जो भी बनती है उसकी कॉस्टिंग करके आप कहते हैं कि जनाब मैं 50 फाउंडिंग मेंबर्स को एक स्पेशल पैकेज ऑफ़र कर रहा हूँ जिसकी कॉस्ट वही डिवाइड होकर आपका मंथली जो भी एक्सपेंस बन रहा है वो पे जाएगी। उसका पर्क्स का ये है कि आप ग्रैंडफादर होंगे जब भी हम प्रीमियम कोई भी चीज़ लेके आएंगे, इसके अंदर यू वुड नॉट बी चार्ज एक्स्ट्रा। और तीसरा एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपकी सेल्स में और आपकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं मार्केटिंग एंगल से या बिजनेस के एंगल से बात करता हूँ, वो ये है कि यू मे अलाउ देम टू हैव 5, 10, 15, 20 लाइसेंसेस, sellable licenses under their brand, under their name, whatever the means, affiliates type या whatever the means। मतलब ये कि भाई मैं लेट्स सपोज फाउंडिंग मेंबर आपको सपोर्ट करता हूँ, आप ये कहते हैं कि यार हम इसके, जिस तरह हम उसकी बात कर लेते हैं यूट्यूब समरी वाले की, ठीक है, कि वो एक लिमिट है क्योंकि पीछे डाटा है, वो कहीं ना कहीं प्रीमियम का आएगा, वो आप अनलिमिटेड नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि जनाब जो फाउंडिंग मेंबर उसके अंदर आते हैं 50 लेट सपोज आते हैं, और वो एक जो भी प्राइस आप डिसाइड करेंगे उस पर आते हैं, तो आपको ये राइट्स भी दिया जाएगा कि फ्यूचर में प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो हम फिक्स नहीं करेंगे। फिक्स की रीज़न ये है कि इवेंचुअली कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर आप फिक्स कर देंगे तो कल को वो आपको जो फाउंडिंग मेंबर है वो बर्डन बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप अक्सर हमने सैस की प्रोडक्ट्स देखी हैं जो क्लैप्स कर जाती हैं इसी वजह से कि फाउंडिंग मेंबर्स को ज़्यादा चीज़ें दे देते हैं, अब उनके पास फंड्स नहीं आ रहे तो, और वो रिसोर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हो तो बिजनेस क्लैप्स करता है। तो ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, नॉमिनल इंक्रीज, ताकि हम अपनी कॉस्ट को मेंटेन कर सकें, वो करेंगे। साथ हम आपको 25 लाइसेंस या 10 लाइसेंस दे रहे हैं जो आप सेल कर सकते हैं अपने ब्रांड या अपने नाम के अंदर। तो अब मैं एज ए फाउंडिंग मेंबर, एक तो चीज़ मुझे ये मिल रही है आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ मुझे ये मिल रही है कि मुझे वो प्राइस का जो गैप आगे चल के आएगा जब प्रोडक्ट इंप्रूव होगी वो नहीं पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये मिल रही है कि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है कि मैं या मेरे करंट क्लाइंट को रिटेन रखने का एक सोर्स बन सकता है कि यार उनको ये काम करना है, ये प्रीमियम टूल लेने के बजाय यार मैं 10 लाइसेंस है मैं अपने 10 क्लाइंट्स को दे देता हूँ तो वो मेरे पास रिटेन रहेंगे या मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे, मेरे से आप लोग भी फीडबैक दीजिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट यही है। और जो हमने बाकी स्टार्टअप्स और बाकी लोगों के साथ हम जो कोचिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, कि और जो मैंने आपको बुक भी रेकमेंड की थी, आप सबको भी रेकमेंड करूँगा, द प्रॉफिट फर्स्ट, कि फाइंड आउट करें कि आपको जो स्ट्रक्चर बिल्डअप करने जा रहे हैं उसके जो मिनिमम कॉस्ट है उसको कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं। वंस वो फुलफिल हो जाए तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल। हाँ, वो रनिंग में जब चीज़ रहती है ना तो आप उसमें थोड़ी थोड़ी अगर 1% भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ओवर द ईयर्स वो चीज़ बड़ी अच्छी बन जाती है। तो अगेन क्योंकि मुझे आपका पैशन का पता है, आपके कोर का पता है, और इंशाल्लाह ताला ये प्रोडक्ट्स होपफुली ग्रो करेंगी। सर बाकी चलते हैं, थोड़ा सा टेक की साइड पे आ गए, दूसरी चीज़ों पे चले जाते हैं। आपका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है या प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं टू एम्पावर अदर्स पीपल, नॉट ओनली अबाउट द टेक बट आप सोसाइटी के अंदर भी। और आप एक और चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ कर रहे हैं जो आप स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, और अगेन वही डॉट्स आप मुझे कनेक्ट हो रहे हैं ना कि आपका बैकग्राउंड और सारी चीज़ें, कि आप हम्बल रहते हुए कॉमेडी का फ्लेवर लाते हुए, ठीक है, और स्टोरी टेलिंग से लोगों को वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। Why did you want to empower the peoples जो खुद अपने आप को एम्पावर नहीं करना चाह रहे? देखें, मैं जब छोटा था तो मैं अगर किसी सीढ़ी से नीचे जा रहा हूँ तो मेरी मम्मा या मेरे अब्बू जो हैं वो मुझे रोकेंगे कि भाई बेटा इधर नहीं जाना, इधर से तुम गिर जाओगे और तुम्हें नुकसान हो जाएगा। कुछ सिचुएशंस में ऐसे है कि मैंने ट्राई किया और मुझे नुकसान हुआ और मैंने उस नुकसान से सीखा कि जी नहीं, ये ठीक कह रहे थे, मैं गलत कह रहा था। सो इसेंशली जब आप अपने करियर के स्टार्ट में हैं या आप अपनी स्टडीज़ के आगाज़ में हैं तो आपको नहीं पता होता चीज़ों का, आपको कोई क्लू नहीं होता। बंदे को लग रहा होता है कि वो, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि वो कहता है कि
पोस्टर फटेगा और हीरो बाहर निकल आएगा। सही। लेकिन ऐसे नहीं होता, होता। नो बडी इज़ लाइक दैट। रियलिटी बहुत डिफरेंट है। आपका मेंटोर होना, आपका एक स्ट्रक्चर होना, आपकी लाइफ का एक रोड मैप होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मतलब वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि वक्त पे पढ़ेंगे तो नमाज है और बेवक्ती पढ़ेंगे तो टकरे हैं। सो एसेंशली आपके पास एक स्ट्रक्चर होना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वो स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ये सब चीज़ें। सो मैं ये चाहता हूँ कि वो स्ट्रक्चर जो मैंने शायद एक्सपेरिमेंट करके सीखा है या 10-15 साल लगा के सीखा है। मेरे बॉस मुझे एक बड़ी मज़े की बात किया करते थे, वो कहते थे कि डू यू वांट टू बी दैट गाय हु रिपीट्स द सेम एक्सपीरियंस एवरी ईयर, या तुम वो बंदा बनना चाहते हो जिसका जो हर साल नया एक्सपीरियंस ले। तो कहता है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनका 10 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उन्होंने वो 1 साल का एक्सपीरियंस 10 साल रिपीट किया हुआ होता है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने ग्रोथ करनी है, आपके नए एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो आपका रियल एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। वो 1 साल का एक्सपीरियंस 10 साल रिपीट किया हुआ नहीं होना चाहिए, जो कि अक्सर जगहों पे लोगों का होता है कि वो एक ही काम करते रहते हैं और वो करते करते बस रिटायर हो जाते हैं और मर जाते हैं, एंड दे डोंट कंट्रीब्यूट लॉट टू द सोसाइटी। सो आई थिंक कि आजकल के दौर में हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसकी ज़िंदगी में जो उसके पास एक एबिलिटी है किसी को कुछ वापस देने की, तो वो कर देना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ से मोनेटाइजेशन होगी और कहाँ से होगी। बस आप कर जाएं और आपको पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये प्रोडक्ट जब मैंने 6 महीने पहले मैं एक डिफरेंट वर्जन के ऊपर काम कर रहा था, तो मैंने अनाउंस की, तो मेरे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया कि मैं इसमें $100 कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। उसी वक्त उन्होंने दे दिए। तो ये प्रोडक्ट अपने लॉन्च होने से पहले भी फंडेड थी। अब इसके अंदर हम अगर सिर्फ होस्टिंग की बात करें, अभी करंट यूज़र बेस के साथ 10-15 हज़ार बंदों के साथ, तो हम इसको 10 महीने चला सकते हैं इन पैसों के साथ। तो उन्होंने कहा जी आप $10 का बेचेंगे प्रीमियम, तो मैं 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहूँगा। सो इस तरह की आपको तरह तरह की इमदाद मिल जाती है। ये कोई मसले वाली बात नहीं है, सच्ची कॉज है और आप एफर्ट कर, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, हो जाता है। सही है सर, हम और भी इसमें बहुत डीप जा सकते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम वर्डप्रेस वाले डोमेन को थोड़ा सा और कनेक्ट करें, और आपका एक्सपीरियंस भी है। वो लोग जो अभी वर्डप्रेस के अंदर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मैं टेक की साइड पे जाऊँगा, डेवलपमेंट की साइड पे जाऊँगा। हमने देखा है, और मैं नॉन टेक्निकल हूँ, हम पावर यूज़र हैं, मतलब यूज़ करने वाले, लेकिन हम सही, लेकिन हमने ये चीज़ देखी है कि द पीपल हु क्रिएटेड देयर ओन प्रोडक्ट्स, खास तौर पर वर्डप्रेस की डोमेन के अंदर, वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और हमारे कल्चर में भी प्रोडक्ट्स का नहीं, क्योंकि उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, हम प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते। व्हेन यू डू नॉट बाय द प्रोडक्ट्स, आप उसके बिजनेस स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते। ठीक है, आप जब बाय करते हैं ना, यार ये $10 का है और ये कह रहा है कि जनाब मेरे 10,000 यूजर्स हैं, आपका माइंड का तो वो महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है, अच्छा ये कितना कन्वर्ट होता है, अच्छा रिकरिंग है या साल का है, तो वो एक माइंड स्टार्ट होता है। सो मैं चाहूँगा एम्फेसाइज करें और बताएं और थोड़ी सी इनको डायरेक्शन दें या रोड मैप दें कि हाउ दे मूव टूवर्ड्स द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और कितना ग्रोथ है, कैसे जाना चाहिए और क्या लाइन। अच्छा, मैं चूँकि प्रोडक्ट में बिल्कुल मेरा रीसेंट एंट्री है, यूँ समझ लें, और मैंने उसको मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम सोचा। मैं सर्विसेज का बंदा हूँ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाई हैं, तो मुझे इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर हैं, तो मैंने उनका जो जर्नी देखा है उसमें ये है कि आपने एक प्रॉब्लम को देखा, उसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन बनाया। कोई वो बड़ी तोप नहीं बनानी है आपने। अगर आपने चिड़िया को मारना है तो आपने सिंपल सी कोई मतलब चीज़ ईजाद करनी है जो कि आपका टास्क कर ले। सो इसेंशली आपने उसको बड़े बेसिक से वर्जन से बनाया, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने इस वेबसाइट का बेसिक सा वर्जन बनाया। अब इसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड होंगी, जिस तरह लोग रिक्वायरमेंट डालेंगे हमारे पास, और उसको आपने बड़ी बुनियादी सी प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया। अब वही कस्टमर आपके पास बार बार आता है कि मुझे तो ये मसला भी आ रहा है, आप इसमें ये सॉल्व कर देंगे। अब उसको आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने सीखी थी WP ट्रैवल के नाम से, मेरे दोस्त हैं, उनकी कंपनी है नेपाल में। सही है। तो आई थॉट कि लाइक उन्होंने मुझे इनवाइट किया चाय पे, और अपनी नेपाली टोपी भी गिफ्ट की, और कॉफ़ी भी हमने इकट्ठे पी। तो बड़े अच्छे लड़के थे। और मैं वहीं पे काठमांडू की एक गली में चाय खाने पे बैठा था उनके साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा मतलब बिज़नेस मॉडल क्या है।
उन्होंने कहा जी कि ये प्लगइन जो हमने बनाया है ये हमने फ्री में बना के wordpress.org पे रख दिया है। प्लगइन फ्री है, प्लगइन इज़ नॉट प्रीमियम, कोई भी डाउनलोड करे, इसमें और प्रीमियम वर्जन में कोई फ़र्क नहीं है। हम जो पैसे कमाते हैं उसके ऐड ऑन्स पे कमाते हैं। फॉर एग्जांपल WP ट्रैवल है, वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको Airbnb टाइप की चीज़ बना के देता है। अब वहाँ पे लोगों को चाहिए होते हैं, लेट से कोई अफ्रीका से है या ऑस्ट्रेलिया से है, उनके अपने पेमेंट सिस्टम्स हैं जिनको इंटीग्रेट कराना होता है। लेट से कि वो क्लाइंट आपको रब्ता कहता है कि जी आप हमें ये वाला पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट कर सकते हैं, करके दे सकते हैं, तो आपको कहते हैं हाँ जी मैं $600 से लेकर $3000-4000 लूँगा और आपको ये भी इंटीग्रेट कर दूँगा। अब वो एक कस्टमर के लिए तो आपने बनाया, उससे वन टाइम आपने चार्ज कर लिया, वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट थी वो आपने ले ली। अब आपने उसको वही प्रोडक्ट को उठा के आपने रख दिया इसके ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसी को आपने लेट्स से $50 अ पॉप सेल करना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस पेमेंट सिस्टम के लिए बनाया है वो ढूंढ रहे हो इस तरह की चीज़ जो कि वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट होती हो या इनकी प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट होती हो, वो जी आएंगे उसको ख़रीदेंगे। और यकीनी बात है कि उसके अंदर भी एक नया फीचर चाहिए होगा, कस्टमाइजेशन चाहिए होगी, उसके लिए ये अलग बिल करेंगे। अगेन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसको आप एज अ प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, उसको एज अ सर्विस भी सेल कर रहे हैं, और वहाँ से आपकी ब्रांड रिकग्निशन भी हो रही है। तो आपकी प्रोडक्ट ही आपकी मार्केटिंग का ज़रिया बन रही है। लेट से 40-50 हज़ार डाउनलोड्स हैं, तो सबकी ज़रूरत तो नहीं पूरी हो रही ना, उनमें से 400-500 कस्टमर भी आपके पास आएगा तो चलेगा आपका काम। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई हुई है, छोटी सी वर्डप्रेस का प्लगइन है, वो रखा हुआ है wordpress.org पे, और वहाँ से हर महीने $500-600 का काम आ जाता है, छोटी मोटी कस्टमाइजेशन का। सो इस तरह की इमेजिन, मेरे दोस्त हैं ऐसे जिनकी $multi-million कंपनीज़ हैं और उनकी 10-10, 15-15 प्रोडक्ट्स हैं, और वो हर प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन भी कर रहे हैं, उसकी लेदर से भी सेल्स हो रही हैं, और उसके ऊपर सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं वो कस्टमाइजेशन की। सो दैट्स हाउ यू रन अ बिजनेस। अच्छा, आपने अभी जो बात की है ना प्रोडक्ट वाली, और इसमें एक कोर पॉइंट मैं चाहूँगा ऑडियंस के लिए एम्फेसाइज करना, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या स्टार्ट करते हैं या ये सोचते हैं कि कोई $1 मिलियन आइडिया है, ठीक है, या $thousands of dollars का आइडिया, और ये बहुत गलत अप्रोच है। जो मैंने भी अगर थोड़ा देखा है अपनी जर्नी में भी, और आपने भी जिस तरह बात की, होता क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है आप उसके सोल्यूशन के लिए कुछ चीज़ें वर्कआउट करते हैं, और ये नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में क्या बनेगा, लेकिन अपनी प्रॉब्लम के लिए आपको नजर आता है यार ये चीज़ मैं वर्कआउट कर लूँ, जिस तरह आपने भी 2-3 प्रोडक्ट्स पे स्टार्ट किया, और फिर इवेंचुअली आप मार्केट में लेके आते हैं, मार्केट का रिस्पॉन्स आता है, आप उसको ट्विक करते हैं, अपग्रेड करते हैं, और एक वो नई प्रोडक्ट बन जाती है। या एक तो ये तरीका ये है, या आप रिसर्च करते हैं कि मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसके हिसाब से, जैसे मैं इसकी एग्जांपल अक्सर देता हूं, जो आपका कोड कैनियन का प्लेटफॉर्म है, कि जिसमें निच में आप डेवलप करना चाहते हैं ना, उसके अंदर किसी टॉप प्लगइन्स को या प्रोडक्ट पे चले जाएं, उसके आप क्या कमेंट्स में चले जाएं, और एक आता है उसका रिव्यूज़ में, और वहाँ पे 2-3 वर्ड्स यूज़ करें, फीचर, पता लोग कह रहे होंगे ये फीचर है कि नहीं है, एरर, ये एरर आ रहे हैं, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा अपडेट्स, ये अपडेट्स, बग्स। अब ये वो हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं या लोग चाह रहे हैं। कहीं आपको वहाँ पे कमेंट्स में जो भी वो क्रिएटर होगा वो बता रहा होगा यार ये फीचर अभी नहीं है, यार ये अभी हमारे लाइन में नहीं है, या इस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, और जहाँ पे आपको कॉमन पैटर्न कोई चीज़ें नजर आए और ओपनिंग नजर आए, दैट इज इंडिकेटर। यही जॉब मार्केट में भी यही है, यही प्रोडक्ट में है, यही लाइफ की हर इंप्रूवमेंट में है कि जो प्रॉब्लम नजर आया उसको सॉल्व करें। तो अगेन इंस्टेड ऑफ के फाइंडिंग $1 मिलियन आइडिया, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें, उसके लिए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करें। फाद भाई, आप अभी प्रोडक्ट लाइन की तरफ भी आ गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी जर्नी भी रही, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहा आपका जो जॉब सेक्टर के अंदर आपने टीम्स को भी लीड किया। लेट्स डिस्कस ऑन दैट पार्ट, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों एंगल से, कि वो लोग जो यहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं, हायरिंग के लिए उनको भी लोग चाहिए होते हैं, और वो लोग जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो आई वुड लव टू टेक योर टेक ऑन दिस पार्ट, के जब हायरिंग करने जाते हैं और जब आप डेवलपर्स को हायर करते हैं, सीनियर डेवलपर्स को या जो भी, क्या देखा जिनको आपने हायर किया, क्या उनका एटीट्यूड था, क्या लर्निंग प्रोसेस थी, और क्या चीज़ थी जिसकी वजह से 2 लोग रिजेक्ट हुए हैं जिनको आप नहीं रख सके या ना, तो उसके बारे में अगर मैं जब हायरिंग करता था तो मैं अक्सर अपनी टीम्स में जो टेक्निकल लोग होते थे उनकी रेज्यूमेज वगैरह रिव्यू कर रहा होता था। तो मुझे एक आपकी इस बात से एक लतीफ़ा सा याद आ गया
एक साहब थे, उन्होंने अपनी CV भिजवाई, हम लोग हायर कर रहे थे, फुल स्टैक इंजीनियर हायर कर रहे थे, और मेजरली जो उनका काम था वो फ्रंट एंड के ऊपर था, तो हमें एंगुलर का बंदा चाहिए था। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि अटेंशन टू डिटेल, और जहाँ पे उन्होंने CV में अटेंशन टू डिटेल लिखा हुआ था ना, उसी जगह पे उन्होंने उस अटेंशन से पहले 2 स्पेसेस एक्स्ट्रा डाली हुई थी बुलेट पॉइंट में। तो मेरे साथ CEO बैठी थी हमारी कंपनी की, तो वो हंसने लग गई कि जहाँ पे अटेंशन टू डिटेल की ये बात कर रहा है वहीं पे इसने गलती कर दी है। सो उस चीज़ को हमने फ़ौरन से उस बंदे की ना रेज़्यूमे को डिस्कार्ड किया। गल से हमारे लिए एक मजाक सा बन गया ये कि अच्छा हो सकता है उसने अटेंशन दिलाने के लिए 2 लेटर्स यहाँ 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस डाली हों, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सो एसेंशली आपकी जो रेज़्यूमे है या CV है, उसको रिक्रूटर देखने में और जज करने में चंद सेकंड्स लगाता है। सो आपकी जो CV है वो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर इलॉन मस्क की जो CV है वो एक सफ़े की है, तो आपकी किस चक्कर में 2-3 सफ़ों की है। ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट। अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस बंदे ने जो अचीवमेंट की है वो बहुत सारे लोग एक लाइफ टाइम में नहीं कर पाते। सो अगर उसकी CV एक सफ़े की है तो आपकी भी एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। फिर उसमें आपके की पॉइंट्स होने चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें फोकस ये होना चाहिए कि आप अगर टीम का हिस्सा थे या आप इंडिविजुअल थे तो आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है और आपके उस एक्शन की वजह से उस प्रोजेक्ट को फ़ायदा क्या हुआ। लोग रैंडमली कीवर्ड्स थ्रो कर रहे होते हैं उसमें कि मैंने ये बनाया और मैंने वो बनाया, या ये चीज़, ये सॉफ्टवेयर था और हमने ये किया। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका क्या रोल था और आपके रोल की वजह से क्या फ़ायदा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे पहले कंपनी की उस प्रोडक्ट से माहाना $10,000 इनकम थी, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद लीड जनरेशन सिस्टम को उनकी वही प्रोडक्ट लाख या $500,000 अ मंथ पे चली गई। अब वो तो बड़े खुश कि भाई इस बंदे ने क्या कमाल किया है कि ये जी इतने पैसे हमें कमा के दे रहा है। इमीडिएटली मेरी तनख्वाह दुगनी हो गई। सो इसेंशली आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया और आपने साथ में बताया भी, आपके अगले बंदे को पता भी होना चाहिए ना कि आपने सॉल्व किया है। यू हैव टू सेल दैट कि ये मैंने सॉल्व किया ये प्रॉब्लम। यही आपने जॉब पे अप्लाई करते हुए भी करना है। तो जो लोग इस तरह से अपने आप को सेल कर रहे होते थे ना रेज्यूमेज में कि एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि जी मैं देखता हूँ प्रॉब्लम और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। और एट द एंड ऑफ द डे मेरे एक बॉस ने मुझे ये बात की थी कि आप अगर एम्प्लॉई हैं कंपनी में तो आपकी जितनी तनख्वाह है उससे 10 गुना प्रॉफिट आपने कंपनी को जनरेट करके देना है, क्योंकि कंपनी की रनिंग कॉस्ट होती हैं, बिजली का खर्चा है, AC का खर्चा है, कंप्यूटर्स का खर्चा है, उस जगह का जहाँ पे आप बैठे हैं, वो कुर्सियाँ जो खरीदी हैं, जो मेज़ें खरीदी हैं, उसके अलावा जो रिकरिंग कॉस्ट हैं आपकी आने जाने की, खाने पीने की, मेहमानों की, इट होल हैज़ टू बी कवर्ड थ्रू दैट एम्प्लॉय एंड ही हैज़ टू मेक लाइक 10 times दैट, बिकॉज सिर्फ उसकी तनख्वाह नहीं है, उसके ऊपर और भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है। सो ये रिटर्न आना बड़ा ज़रूरी है। सो ऐसे बंदे चाहिए होते हैं आपको जो प्रॉफिट जनरेट करें। सही। इसी बात को ना एक दूसरे एंगल से लेके आते हैं जो इस माइंडसेट को नहीं समझते। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यार कंपनी मुझे लेट्स अज्यूम कि $1,000 दे रही है और मैं तो कंपनी को $10,000 का बिजनेस ला के दे रहा हूँ, यार ये तो मुझे सही नहीं पे कर रही है, या मेरी पे ज़्यादा होनी चाहिए, और या मैं अपना बिजनेस खुद कर लेता हूँ, ठीक है कि जी $10,000 मेरी जेब में। उनके लिए क्या कहते हैं? मैं उनके लिए कहता हूँ कि आप ज़रूर करें। आप बिल्कुल, ये एक मेरे ख्याल से ये बुरा माइंडसेट नहीं है, लेकिन साथ में ये जहन में रखें कि आप उस कंपनी से निकल के क्या आप सेल्स भी खुद कर रहे होंगे, क्या आप बिजली भी खुद अपनी पे कर रहे होंगे। ये सारा कुछ जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो फिर देखें कि आपकी जेब में कितने $1,000 और क्या $10,000 का क्लाइंट आपके पास आएगा? हाँ, आएगा, फिर कंसिस्टेंटली आएगा। हाँ। आपकी स्ट्रेस लेवल क्या होंगी, आपका अपनी फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप होगा उस दौरान में, ये सारी चीजें काउंट करती हैं ना। आप जो $10,000 की बात कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि वो शायद लाख का प्रोजेक्ट हो, हाँ। 10,000 का तो आप शायद पार्ट प्ले कर रहे हैं, बाकी जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स है वो कहाँ से आएंगे? उसमें सपोर्ट है, उसमें फ्रंट एंड का बंदा है, उसमें बैक एंड का बंदा है, उसमें मोबाइल इंजीनियर है, उसमें आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपके लिए आसान कर रहा है। मैंने एक जॉब की 2023 में, मैंने पूरा जॉब की एक, और बड़ी अच्छी वो थी, बड़ी हाई पेइंग। सो मैंने अपने बिजनेस को एक साइड पे किया, मैंने 2022 में ब्रेक ली, 2023 में मैं वापस जॉब पे आया।
तो दैट वाज रियली हाई पेइंग जॉब, मैंने ना नहीं की, मैं शुरू हो गया। अब वहाँ पे हमारे एक मैनेजर थे मैथ्यू। सो मैथ्यू का काम ये था कि उसने मेरी ज़िंदगी आसान करनी है और उसने उन मुश्किल बिज़नेस प्रोसेसेस को मेरे लिए आसान करके टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है मुझसे डिस्कस करने के बाद। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट्स डिफ़ाइन कर देने हैं अगले 2 हफ्ते के लिए कि जी फ़हद ये करेगा और अब्दुल्ला ये करेगा और फ़लाँ ये करेगा, और हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब एंड योर लाइफ इज़ ईजी। आप दिन को काम करते हैं सुबह 9 to 5, रात के 9 बजे 10-15 मिनट की स्टैंड अप मीटिंग करते हैं एंड देन यू गो सी योर फैमिली, उनके साथ अब बाहर जाते हैं। मैंने वो टाइम बहुत इन्जॉय किया। मैं हर रोज़ अपनी फैमिली को खाने के लिए या आइसक्रीम खिलाने के लिए या कुछ जूस वगैरह पिलाने के लिए हर रोज़ अपने बच्चों को लेके जाता था। ये वो वाहिद साल था जिसमें मैंने जॉब करते हुए अपनी फैमिली के साथ खूब इन्जॉय किया, पैसा भी खूब कमाया, इन्जॉय भी खूब किया, और बच्चे भी खुश कि भाई बाबा रोज़ घुमाने लेके जाते हैं। सो इसेंशियली ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ सिर्फ, इट्स नॉट ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्क एंड बीइंग क्रेजी अबाउट थिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ हैप्पी योर फैमिली इज़ विद यू। आप क्या सक्सेसफुल हैं अगर आपके घर वाले ही आपसे खुश नहीं हैं? सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। आई होप कि इनको चीज़ें में डॉट्स कनेक्ट हो और समझे कि इनके लिए सिचुएशन क्या बेहतर है और राइट डिसीजन है। आप जॉब बिजनेस कर रहे थे, अगर आप उस माइंडसेट में रहते हैं बीइंग अ बॉस ही मैं क्यों जॉब करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, अच्छा पैकेज था, अच्छे आपको चीज़ें मिल रही थी, आपने अपने बिजनेस को छोड़ा, स्टॉप किया और जॉब पे चले गए। मैं चाहूँगा इस चीज़ को और एम्फसाइज करें, उनको समझाएं, बताएं कि किस तरह डिसीजन लें। देखिए मेरे एक दोस्त को मैंने कहा कि जी मैं गूगल में जॉब करता है, गूगल की जो बड़ी कंपनी अल्फ़ाबेट उसमें, तो वो कहने लगा कि अगर तुम इतने $1000 कमा लेते हो महीने के तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है गूगल में करने की। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर बात है वो यूएस में रहता है और बड़े ख़र्चे हैं, मतलब उतने पैसे पाकिस्तान में कमा के मैं ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकता हूँ। तो उसने मुझे मना किया, और ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया। तो मुझे लगा कि मतलब जितने पैसे मैं स्पेंड करता हूँ अपनी फैमिली की वेलबींग पे, वो शायद उतने मैं अमेरिका में रहते हुए ना स्पेंड कर सकूं जितना मैं पाकिस्तान में करता हूँ और जितना अच्छा लाइफस्टाइल गुजारता हूँ। और सो वो मुझे बड़ी क्लिक की उसकी बात कि जी शायद मेरे लिए अब वो सही करियर पाथ नहीं है, पर लेट्स से कि मैं अपने करियर में प्रोडक्ट मैनेजर बन जाता हूँ या प्रोडक्ट डेवलपमेंट का बंदा बन जाता हूँ और मैं उस लेवल पे जाके उस कंपनी को ज्वाइन करता हूँ जहाँ पे लेट्स से वो मुझे $500,000 a ईयर देते हैं या $6 लाख पर ईयर देते हैं। तो नाउ दैट्स अट्रैक्टिव फॉर मी बिकॉज मैंने अपने कंपनी के करियर में या बिजनेस के पार्ट में कभी $500,000 a ईयर से ज़्यादा नहीं कमाए। सो नाउ दैट्स अट्रैक्टिव फॉर मी, क्योंकि उसके साथ में मेरे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है। तो बहुत सारे पर्क्स एसोसिएटेड होते हैं इस तरह की चीज़ों में, कंपनी की जॉब्स में। तो वो $1 लाख आपकी तनख्वाह नहीं होती, साथ में आपको इंश्योरेंस मिल रही होती है, आप 8 घंटे काम कर रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी आसान थोड़ी है। आप दिन में 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, आप एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। लेट्स से एक बंदा यंग है, उसकी नई शादी हुई है और वो एंटरप्रेन्योर भी है, वो सारा टाइम अपने कंप्यूटर के साथ है या अपने बिजनेस के अंदर है, तो वो अपना रिलेशनशिप जो एक यंग रिलेशनशिप है उसको वो ज़ाया कर रहा है। वो कंपैटिबिलिटी बिल्ड ही नहीं कर रहा जो उसको फ्यूचर में बुढ़ापे में बड़ी एज में चाहिए अपनी वाइफ के साथ। इसीलिए देखा है कि वो मतलब अक्सर ऐसे होता है कि फैमिलीज ब्रोकन सी होती हैं, वो बस बच्चों की खातिर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। सो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने बड़ा एक और प्रॉब्लम, एक चैलेंज को एम्फसाइज कर दिया। हम दिखाया ये जाता है, परसेप्शन ये दी जाती है कि बिजनेस कर, हर कोई बिजनेस करे या बहुत आसान है, बट इन रियलिटी ये बहुत मुश्किल काम है। आप इस जर्नी में रहे, मैं भी रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 24/7 जो है ना आपका माइंड सोच रहा है, ठीक है। जॉब का एक 9 to 5 बंद करके आया तो आपको पता साइड पे होगा, ठीक है। और जब वो सोच रहा है, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेस का एक मैं कोर बुक में भी डिस्कस किया है, डिफरेंस जिनको नहीं क्लियर वो ये है कि जो बिजनेसमैन है ना प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है। और बिजनेसमैन का सिंपल से डेफिनेशन है कि उसने देखा यार एक बंदे ने कपड़े की दुकान खोली भी है, यार ये बिजनेस चल रहा है, सही चल रहा है, लोग आ रहे हैं, उसने भी कपड़े की दुकान खोली, कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ अ बिजनेसमैन, सिंपल के प्रॉफिट के एंगल से। एंटरप्रेन्योर, अगर हम ट्रू डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर की बात करें, वो बंदा वो होता है जो अपने आप को फाइंड आउट कर रहा है, अपने ट्रू पोटेंशियल को फाइंड आउट कर रहा है, कैसे लोगों की प्रॉब्लम या चैलेंजेस को सॉल्व करके
और जब इसको आप देखें, और जिनको आजकल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उन्होंने जो भी प्रॉब्लम या जो भी फील्ड या प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो स्टार्ट हुई थी अपनी प्रॉब्लम से, अपने चैलेंजेस से, ठीक है। फेसबुक की बात करें तो अपना ही चैलेंज था यार, लोगों से आपस में कैसे कनेक्ट किया जाए, ठीक है। और इसी तरीके से तो और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी क्या है, वो लोगों के लिए काम करता है। बिजनेस क्या है, प्रॉफिट के लिए। अक्सर लोग एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में आते हैं कि कोई आइडिया, कोई चीज़ें बिल्डअप करें, ब्रेड एंड बटर उनके मीटअप नहीं हो रहे होते, इसीलिए वो ड्रैग एंड ड्रॉप पीछे वापस आ इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होता। तो अगेन पहली चीज़ तो ये समझे कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में फ़र्क क्या है। अगर आपको पैसे चाहिए तो बिजनेस का रूट लें, ताकि चलती हुई चीज़ को वर्कआउट करें तो वर्क हो जाए शायद। और एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आप जाते हैं तो सेक्रीफाइसेस है, अर्ली स्टेज में सेक्रीफाइसेस है, टेस्टेड ट्रायल्स है, और फिर जाके चीज़ें वर्क। एंड नॉट एवरीवन शुड डू इट, बिकॉज देखें एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट थिंग इज़ योर फैमिली, आपका पर्सनल, आपकी पर्सनल वेलबींग, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ और कहता रहूँगा कि जी आप ये देखें कि आपके आसपास लोग आपसे खुश भी हैं या नहीं। ये भी तो एक सक्सेस का पैमाना है ना। और मतलब बंदा कोशिश ही करता है, ज़ाहिर बात है, हर वक्त कोई ना कोई आपसे खुश नहीं रह सकता, हर वक्त ही आप परफेक्ट लाइफ नहीं गुजार सकते, लेकिन यू शुड स्ट्राइव टू डू दैट इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस के अंदर भी आप लोगों को खुश रख सकते हैं काम करते हुए। आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो दे आर हैप्पी कि यार ये बंदा जो है पैसे भी ले रहा है और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है और इज़्ज़त भी कमा रहा है। बिकॉज मैं एक दफ़ा हिशाम भाई के पास बैठा हुआ था तो मुझे कहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो ना, तो मैंने कहा जी मुझे मतलब इंटरेस्ट क्या है तुम्हारे। मैंने कहा जी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, सीधी सी बात है, तीनों चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक कागज़ पे बना के दिया वो पूरा प्रोसेस। तो अब वो 2-3 साल पुरानी बात है, तो अब मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब मुझे सिर्फ दौलत और इज़्ज़त चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज वो नहीं चाहिए मुझे। मतलब मैंने क्या करना है उसको, वो नहीं भी चाहिए। और उसका एक रीज़न ये भी तो है ना कि आपने वो फ्लेवर देखा भी है कि जब उसमें आप आते हैं तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली ऐसी हो रही थी जो आपकी लाइफ को खराब कर रही थी। लाइफ को खराब करता है। बंदा कहता है यार ये फजूल की टेंशन मैंने बांध ली, ये क्या जरूरत है, ठीक है ना। और वो मैटर इतनी नहीं करती एग्जैक्टली। तो गुड हो गया। आई होप कि अब आपको कन्वे होगा। और मकसद सिंपल ये था इस पॉइंट को डिस्कस करने का कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए करंट सिचुएशन में क्या डिसीजन बेहतर है। जॉब में भी बेहतर हो, मे बी बिजनेस बेहतर हो, ना कि फाद ने क्या कहा, यूसुफ ने क्या कहा, थर्ड पर्सन क्या कह रहा है। और अगर आप थर्ड पर्सन की सुन के करेंगे तो मे बी शायद वो आपके करंट सिचुएशन से अलाइन ना करें। फाद भाई की बातें हमारी ख़त्म नहीं होंगी, बट आई होप कि काफ़ी चीज़ें मैंने अच्छी डिस्कस की हैं, इनको फ़ायदा होगा। लिंक्स मैं फाद के प्रोवाइड कर दूँगा। लास्ट में जो मैं 1-2 सवाल पूछता हूँ उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंपल सा सवाल है। फ़हाद को अपने आप को अगर एक एडवाइस देना हो तो क्या देंगे? मेरे ख्याल से मैं अगर अपने आप को एडवाइस दूंगा तो वो ये दूंगा कि अपने आप को इतना सीरियसली ना लें और चीज़ों को एंजॉय करें और अपनी स्ट्रेस को, लाइफ में जितनी भी स्ट्रेस है ना, उनको कम से कम रखें। और ऑलवेज थिंक गुड ऑफ थिंग्स के मतलब जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। हो सकता है बाज़ औक़ात आपको ये फ़ील हो रहा है ज़िंदगी में कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और जब आप वही चीज़ 10 सालों बाद देखते हैं तो कहते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ सा आदमी था कि मैं इस तरह से सोच रहा था इस चीज़ को। तो हमेशा इसी तरह से सोचना चाहिए कि सब कुछ जो होता है वो किसी रीज़न के लिए होता है और अच्छा होता है। और ये वही एडवाइस है कि जो आप अगर 20 साल पहले चले जाएं और यंग फ़हद को मिलें तो आप देंगे, तो मैं यही दूंगा कि डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, एन्जॉय द लाइफ, यही वक्त है। और खुश रहना चाहिए, खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि आप बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करें लाइफ में, बिकॉज अचीवमेंट्स शुड बी फॉर एवरीवन। आप इनेबल करें 10-15 और बंदों को, वो भी अचीव करें, वो भी खुश हों, वो भी आगे बढ़ें। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड को छेड़ दिया, वो खुश रहना। मोस्ट ऑफ द पीपल एज्यूम कि ये हालात से और चीज़ों से होता है, बट इट्स अ स्किल, इट कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, ये स्किल है, इसको बिल्डअप करना पड़ता है, ठीक है। कि आपके हो सकता है हालात भी बुरे हों, बट इवन देन यू आर हैप्पी बिकॉज व्हाट यू हैव, वही बहुत कुछ है। मतलब मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, अगर आप 1 सेकंड के लिए सोचें ना, जो कुछ आपके पास है वो अल्लाह ताला वापस ले लें, फिर आप क्या करेंगे? क्या जो एक्स्ट्रा मांगेंगे आप कहेंगे जो था वही मिल जाए, क्योंकि रिलेशनशिप्स हैं, फैमिलीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें जो आप फिर आपको कदर आएगी, अच्छा यार ये सारी चीज़ें। सो अगेन हम हैप्पीनेस की भी अगर बात करें, इट्स अ स्किल। आपको वर्कआउट करना पड़ता है अपने ऊपर, अपने माइंड सेट के ऊपर, अप्रोच के ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है।
फवाद भाई, पॉडकास्ट कैसा रहा? आज मुझे बड़ा मज़ा आया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे नज़दीक किसी भी पॉडकास्ट में होती है, और मैं बहुत सारी जगहों पे मना भी करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो ऑडियंस है वो सुन रही है, उस मतलब इज़ इट ऑल अबाउट यू, आपकी ईगो क्या कहते हैं, ईगो को थपकी मिल रही है या उससे किसी का भला हो रहा है। तो आई थिंक कि पॉडकास्ट का जो पर्पज़ है वो यही होना चाहिए कि उससे ऑडियंस का को कोई वैल्यू मिले, कुछ भला हो जाए। हो सकता है एक बात कोई एक बंदा सीख ले, दूसरी कोई दूसरा बंदा सीख ले, तो अगर इससे कुछ चंद लोगों का भला होता है तो पर्पज़ अचीव्ड, एंड आई थिंक इससे कुछ लोगों का भला लाजमी होगा। सही है जनाब, इसी बात पे हम क्लोज़ करने की तरफ जाएंगे। आई होप कि काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी फीडबैक्स कमेंट्स में बताइएगा, फवाद भाई के लिंक्स में दे दूंगा। और अगेन, अगर आप टेक की साइड पे हैं, जो भी फवाद भाई काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और आपकी सपोर्ट इट्स नॉट कि मॉनेटरी हो, आपकी सपोर्ट ये भी होगी कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वही आपका डाटा बड़ा हेल्पफुल होगा। और अगर आप उसके अंदर कुछ इनको फीडबैक्स देंगे एज ए यूज़र के तौर पर, तो वो भी इसको ग्रो करने में हेल्प आउट करेंगी और काफ़ी कुछ आपके लिए भी इंशाल्लाह ताला लर्निंग्स होंगी। तो इसी नोट पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।